मास्टर बेस 2.0 के लेक्चर नंबर 34 में आप सब लोगों का स्वागत है। तो ये है यूनिट नंबर 4 ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 10 और आज की इस क्लास का हमारा टॉपिक है पोलराइजेशन ऑफ लाइट। तो आज की इस क्लास में हम पोलराइजेशन ऑफ लाइट के टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चंस को यहां पर डिस्कस करेंगे। और आप देखिए कि पोलराइजेशन ऑफ लाइट का वेटेज इतना ज्यादा है कि आज की इस क्लास में हमें एक भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अपने से ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ी। टोटल 35 क्वेश्चन आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे, जो कि जिसमें से हर एक क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन हमने अपने से ऐड नहीं किया। जबकि इसके पहले के आप टॉपिक्स में देखिए तो 15 से 18 क्वेश्चंस मिलते थे, बाकी के क्वेश्चंस ऐड करने पड़ते थे 25 या 30 क्वेश्चन कराने के लिए। लेकिन इसका वेटेज इतना ज्यादा है कि पिछले 10 साल में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो लगभग 40 के ऊपर क्वेश्चंस हैं और 35 क्वेश्चन हमने आज की इस क्लास में लिया है, क्योंकि बाकी के क्वेश्चन बार बार सेम ही क्वेश्चन लैंग्वेज बदल बदल करके वो रिपीट हुआ था, तो उसको हमने यहां पर स्किप कर दिया। ठीक है, और आप देखिए कि जो आपका यूनिट नंबर 4 ऑप्टिक्स चल रहा है, ये उसका सेकंड लास्ट लेक्चर है। इसके बाद सिर्फ एक लेक्चर होगा लेजर का और उसके बाद आपका ये यूनिट नंबर 4 ऑप्टिक्स कंप्लीट हो जाएगा। और इसके पहले के 3 यूनिट आपको पता ही होंगे, अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूं कि इसके पहले मैकेनिक्स, थर्मल फिजिक्स और वेव एंड ऑसिलेशन, ये 3 यूनिट को कंप्लीट कराया है। चौथा यूनिट ऑप्टिक्स चल रहा है और ऑप्टिक्स का ये सेकंड लास्ट लेक्चर है। इसके बाद लेजर के बाद ये यूनिट आपका कंप्लीट हो जाएगा और सारे लेक्चर आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मास्टर बेस 2.0 के नाम से जो प्लेलिस्ट है उसमें मिल जाएंगे। और जो भी टॉपिक हम यहां पर डिस्कस करते हैं, इन सारे टॉपिक का हमने डिटेल्ड थियरी डिस्कस किया हुआ है, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के स्क्रॉल करेंगे तो प्लेलिस्ट में आपको 7 अलग अलग प्लेलिस्ट में सारे पूरा जो सिलेबस आपका है टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी का, सारे के सारे टॉपिक आपको वहां पर मिल जाएंगे। ठीक है, नोट्स आपको ऐप के ऊपर मिल जाएगा, क्वेश्चंस के पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, सारी चीजों का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको चेक कर लीजिए। ठीक है, चलिए, और ऑप्टिक्स यूनिट कंप्लीट होने के बाद हम आपका मोस्ट अवेटेड टीजीटी और पीजीटी का टेस्ट सीरीज लॉन्च कर देंगे। तो बस इसके बाद एक और लेक्चर तक आप वेट कर लीजिए, इसके बाद आपका टेस्ट सीरीज जो है वो आ जाएगा और उसको हम प्रॉपर तरीके से आपको बताएंगे क्या प्रोसीजर है एडमिशन का और किस किस तरीके से टेस्ट आप वहां पर दे पाएंगे। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे हैं कि वन ऑफ द फेनोमेना विच कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द वेव थियरी ऑफ लाइट। आपको पता है लाइट जो है, लाइट को समझने के लिए 2 तरह की थियरीज हैं। लाइट के नेचर को समझने के लिए 2 तरह की थियरीज हैं, एक है वेव थियरी और दूसरी है पार्टिकल थियरी कह लीजिए या क्वांटम थियरी कह लीजिए। ठीक है, तो लाइट के पास वेव नेचर भी होता है और लाइट के पास पार्टिकल या क्वांटम नेचर भी होता है। लाइट के वेव नेचर को सपोर्ट करने वाली जो फेनोमेना है उनका आप नाम याद रखें, जिनसे ये कंफर्म होता है कि लाइट इज अ वेव, दैट इज इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। आप कहेंगे ये तो बहुत ही आसान सी बात है, कोई भी जानता है। हाँ, ये बात सच है, कोई भी जानता है, लेकिन जो लेक्चर है वो टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी तीनों को ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है। तो टीजीटी के लिए ये अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आसानी क्वेश्चन डिस्कस करने पड़ेंगे, है ना। तो इसलिए बार बार हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर ऐड करते रहते हैं ताकि वो याद हो जाए। तो लाइट के वेव नेचर को सपोर्ट करने वाली 3 इंपॉर्टेंट फिनोमेना है, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन। ठीक है ना, डिफ्रैक्शन और इसके बाद पोलराइजेशन। और इसके पार्टिकल नेचर को सपोर्ट करने वाली जो फिनोमेना है, यानी जिसको हम वेव थियरी के बेसिस पर एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इसमें आप याद रखें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, और है आपका क्रॉम्पटन इफेक्ट। क्रॉम्पटन इफेक्ट बीएससी में पढ़ते हैं इसको, मॉडर्न फिजिक्स में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहां पर करें कि कौन सी इसमें से चारों में से कौन सी ऐसी फिनोमेना है जो वेव थियरी के बेसिस पर एक्सप्लेन नहीं की जा सकती। तो वो फिनोमेना है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी प्रकाश वैद्युत प्रभाव। तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव को एक्सप्लेन करने के लिए आपको लाइट के लिए जो प्लांक ने क्वांटम प्रिंसिपल दिया था कि लाइट एक एनर्जी के छोटे छोटे बंडल या पैकेट के फॉर्म में चलता है, जिसकी एनर्जी h नहीं होती, इसको क्वांटा या फोटोन बोलते हैं, वो थियरी को आपको एक्सेप्ट करना होगा। उसके बेसिस पर आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या क्रॉम्पटन इफेक्ट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन वेव, अगर लाइट को एक वेव की तरह आप ट्रीट करेंगे तो आप इन फिनोमेना को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इसी फिनोमेना को आइंस्टीन ने एक्सप्लेन किया था प्लांक के क्वांटम प्रिंसिपल के बेसिस पर, जिसके लिए उन्हें फिजिक्स का नोबेल प्राइज दिया गया था। ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट बात आप यहां पर ध्यान रखें। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन डी करेक्ट है। देखिए, जितने भी क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर के हैं, लेकिन इनका जो मतलब किस एग्जाम में किस ईयर में पूछा गया था ये टाइप करना भूल गए हैं, तो इसके लिए माफी चाहेंगे। लेकिन आप ध्यान रखें, एक भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है
सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, मतलब इंपॉर्टेंट तो हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट मतलब वो इंपॉर्टेंट नहीं है जो हम अपने से गेस करके और उसको लेक्चर में ऐड करते हैं, वो नहीं है ये पूछे गए हैं, इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, विच प्रॉपर्टी ऑफ लाइट सोज इट इज अ ट्रांसवर्स वेव। कौन सी घटना से यह पता चलता है कि लाइट एक ट्रांसवर्स वेव है, लाइट एक अनुप्रस्थ तरंग है, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। ये घटना को समझने के लिए इसके लिए कौन सी घटना यहां पर है, तो रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन। हमने पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन नाम की जो फिनोमेना है, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन नाम की जो फिनोमेना है, उनको होने के लिए सिर्फ ये जरूरी है कि जो चीज इंसिडेंट हो रही है वो वेव होनी चाहिए। अगर वो वेव है, चाहे वो लॉन्गिट्यूडनल हो चाहे वो ट्रांसवर्सल हो, चाहे वो लॉन्गिट्यूडनल वेव हो या फिर वो ट्रांसवर्सल वेव हो, चाहे वो मैकेनिकल वेव हो या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है ना, इससे फर्क नहीं पड़ता है। अगर वो वेव है तो उसके अंदर डिफ्रैक्शन हो सकता है, उसके अंदर इंटरफेरेंस हो सकता है, इंटरफेरेंस हो सकता है, लेकिन पोलराइजेशन नाम की फिनोमेना तभी हो पाएगी जब आपका वेव कैसा हो, वेव का नेचर क्या हो, ट्रांसवर्स हो। तो पोलराइजेशन सिर्फ और सिर्फ ट्रांसवर्स वेव के अंदर देखने को मिलती है, अनुप्रस्थ तरंग के अंदर देखने को मिलती है, और लाइट का पोलराइजेशन पॉसिबल है, प्रकाश का ध्रुवण पॉसिबल है। इसका मतलब प्रकाश एक ट्रांसवर्स वेव है, एक अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है, तो लाइट का जो ट्रांसवर्स नेचर है वो कैसे कंफर्म होता है, पोलराइजेशन की फिनोमेना से। कोई भी वेव है अगर वो ट्रांसवर्स होगा तभी उसके अंदर ये चीज हो पाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें करें द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द ऑप्टिकल रोटेशन इज नोन एज, यानी कि प्रकाशिक घूर्णन को मापने वाले उपकरण का नाम क्या है। ऑप्टिकल रोटेशन समझते हैं आप, ऑप्टिकल रोटेशन क्या है, आप चाहे तो सप्लीमेंट्री लेक्चर देख लीजिए इसका पोलराइजेशन का, उसमें डिटेल में हमने डिस्कस किया हुआ है। शॉर्ट में हम बता देते हैं। देखिए, जब भी आप किसी लाइट को या किसी आप कह लीजिए पोलराइज्ड लाइट को, जब किसी पोलराइज्ड लाइट को आप सपोज कि वाटर के ऊपर से, ऐसे आपने वाटर ले लिया और यहां से इसको गुजारते हैं वाटर के अंदर से, तो ये लाइट एज इट इज यहां पर बाहर निकल जाती है। इसका मतलब कि जो इसका प्लेन ऑफ वाइब्रेशन है वो चेंज नहीं होता है। लेकिन अगर आप इसी पोलराइज्ड लाइट को अगर आप ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस या ऑप्टिकली एक्टिव मीडियम जैसे कि ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, इसमें से जब आप इसको गुजारते हैं तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में ये जो इसका प्लेन ऑफ वाइब्रेशन है, ये प्लेन ऑफ वाइब्रेशन चेंज हो जाता है। यानी कि ये जो ऐसे ऐसे वाइब्रेट हो रहा है ये ऐसे ऐसे वाइब्रेट होने लगेगा, यानी ये तिरछा हो जाता है। ठीक है ना, तो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन चेंज हुआ तो इसका मतलब प्लेन ऑफ पोलराइजेशन भी चेंज होगा, क्योंकि प्लेन ऑफ पोलराइजेशन हमेशा प्लेन ऑफ वाइब्रेशन के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो ये जो इसका प्लेन ऑफ पोलराइजेशन या प्लेन ऑफ वाइब्रेशन है वो जब किसी ऑप्टिकली एक्टिव मीडियम में से होकर के गुजरती है तो वो रोटेट हो जाती है, वो घूम जाती है। इस घटना को हम बोलते हैं ऑप्टिकल रोटेशन। और ऑप्टिकल रोटेशन में अब ये कितने एंगल से रोटेट हो गया है ये मेजर करने के लिए हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है, जिस इंस्ट्रूमेंट को हम बोलते हैं पोलरीमीटर या ध्रुवण मापी, है ना। तो ऑप्टिकल रोटेशन यानी कोई भी प्लेन पोलराइज्ड लाइट ऑप्टिकली एक्टिव मीडियम में से, इसको बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव मीडियम। आपको पता ही होगा ऑप्टिकली एक्टिव मीडियम के टाइप, दो टाइप के होते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी और दूसरा होता है लीवो रोटेटरी। ठीक है, ये दो तरह के ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस होते हैं। ये क्या करता है, ये प्लेन ऑफ पोलराइजेशन को इसको क्लॉकवाइज रोटेट कर देता है, मतलब क्लॉकवाइज, देखिए इस तरह से जैसे घुमाया हुआ है, क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो गया। और अगर लीवो रोटेटरी का मतलब क्या, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा होगा ये प्लेन ऑफ वाइब्रेशन को। ठीक है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव मीडियम के टाइप हो गए। और इसको मेजर करने के लिए कि ये कितने एंगल से रोटेट हुआ है, हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं पोलरीमीटर या ध्रुवण मापी, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। डिटेल में इसको समझने के लिए आप सप्लीमेंट्री लेक्चर देख सकते हैं या नोट्स से रिवीजन कर सकते हैं। नोट्स में भी हमने इसको डायग्राम की हेल्प से समझाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अब हाफ वेव प्लेट प्रोड्यूसेस अ फेज डिफरेंस बिटवीन ओ रे एंड ई रे, यहां पर ई हो जाएगा, ओ रे एंड ई रे मतलब ऑर्डिनरी रे और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे इक्वल टू। ठीक है, हाफ वेव प्लेट जो होता है वो हाफ वेव प्लेट ई रे और ओ रे के बीच में कितना पाथ डिफरेंस, कितना फेज डिफरेंस क्रिएट करता है। तो आपको पता है कि जो वेव प्लेट होती हैं, वेव प्लेट, इन वेव प्लेट का काम क्या होता है, इन वेव प्लेट का काम ये होता है कि जब हम
जैसे देखिए, जब हम किसी अनपोलराइज्ड लाइट को इंसिडेंट करते हैं, जब हम किसी अनपोलराइज्ड लाइट को इंसिडेंट करते हैं एक डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल के ऊपर, एक द्वि अपवर्तक क्रिस्टल के ऊपर हम जब लाइट को, जैसे टूरमैलिन का एग्जांपल ले लीजिए, तो जब हम इसके ऊपर इस लाइट को, अनपोलराइज्ड लाइट को इंसिडेंट करते हैं, तो ये इसमें से जाने के बाद क्या होती है, दो भाग में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। एक को हम बोलते हैं ई रे और दूसरे वाले को हम बोलते हैं क्या, ओ रे। ठीक है ना, एक को बोलते हैं ई रे और दूसरे वाले को बोलते हैं ओ रे। जो ई रे होता है वो ऑप्टिक एक्सिस के, मतलब जिस मटेरियल के अंदर से जा रहा है उसके ऑप्टिक एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल उसका वाइब्रेशन होता है, और जो ओ रे होता है उसका वाइब्रेशन ऑप्टिक एक्सिस के बिल्कुल परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो अनपोलराइज्ड लाइट किसी भी डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल से गुजरने के बाद ई रे और ओ रे में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इंटरेस्टिंग बात यहां पर यह है कि ई रे और ओ रे दोनों का नेचर क्या होता है, तो दोनों के दोनों होते हैं प्लेन पोलराइज्ड। ठीक है, दोनों के दोनों होते हैं प्लेन पोलराइज्ड। तो इस तरह के क्रिस्टल को हम बोलते हैं डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल, और इस घटना को हम बोलते हैं डबल रिफ्रैक्शन, है ना। इस घटना का नाम क्या है, डबल रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो डबल रिफ्रैक्शन की जब फिनोमेना होती है तो अनपोलराइज्ड लाइट दो पोलराइज्ड लाइट में डिवाइड हो जाता है। एक का नाम है ई रे यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे, असाधारण किरण, और दूसरे को बोलते हैं ओ रे यानी कि ऑर्डिनरी रे या फिर साधारण किरण। ये दोनों के दोनों समतल ध्रुवित प्रकाश किरण हैं, यानी प्लेन पोलराइज्ड लाइट है। ई रे जो होता है उसका वाइब्रेशन ऑप्टिक्स एक्सिस के प्लेन के पैरेलल होता है, ओ रे का वाइब्रेशन ऑप्टिक्स एक्सिस के प्लेन के बिल्कुल परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, अब यहां पर जो ई रे और ओ रे आपका बाहर निकलता है, इस ई रे और ओ रे के कॉम्बिनेशन से हम इलिप्टिकली पोलराइज्ड और सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट भी बना सकते हैं, और वो बनाने के लिए हमें ई रे और ओ रे के बीच में कुछ पाथ डिफरेंस क्रिएट करना होता है, जिसके लिए हम यूज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं वेव प्लेट। और ये वेव प्लेट हमारे पास दो टाइप के होते हैं। दो टाइप के वेव प्लेट की हम बात करते हैं यहां पर। एक होता है हमारे पास क्वार्टर वेव प्लेट और दूसरा होता है हाफ वेव प्लेट। हाफ वेव प्लेट और क्वार्टर वेव प्लेट, हाफ वेव प्लेट और क्वार्टर वेव प्लेट। हाफ वेव प्लेट का यूज कब करते हैं, किस लिए करते हैं, तो हाफ वेव प्लेट का नाम इसलिए हाफ पड़ा हुआ है क्योंकि ये ई रे और ओ रे के बीच में वेवलेंथ के आधे के बराबर, मतलब हाफ वेवलेंथ के बराबर पाथ डिफरेंस क्रिएट करता है ना। तो अगर हम हाफ वेव प्लेट यूज कर रहे हैं तो ये क्या करेगा, ये λ/2 के बराबर ई रे और ओ रे के बीच में पाथ डिफरेंस क्रिएट करेगा। और क्वार्टर वेव प्लेट कब यूज करेंगे, तो ये हम तब यूज करते हैं जब हमें ई रे और ओ रे के बीच में वेवलेंथ के 1/4 क्वार्टर के बराबर पाथ डिफरेंस क्रिएट करना होता है, यानी λ/4 का पाथ डिफरेंस क्रिएट करना होता है, दैट इज कॉल्ड क्वार्टर वेव प्लेट। ठीक है, और आपको पता है कि जो 2 पाई होता है, 2 पाई एंगल होता है, ये इक्विवेलेंट होता है लैम्डा के। 2 पाई एक पूरे साइकिल में आपको पता है 2 पाई रेडियन का फेज चेंज होता है, और पाथ कितने का चेंज होता है, लैम्डा का। तो यानी 2 पाई इक्विवेलेंट टू लैम्डा, और आप कह सकते हैं इस टाइम को हम टाइम पीरियड कैपिटल टी बोलते हैं। आपने पीछे भी देखा था जब हम यहाँ पर पीछे डिस्कस कर रहे थे फ्रेस्नेल हाफ पीरियड जोन्स की, तो वहां पर भी इस तरह का सवाल पूछा गया था कि फ्रेस्नेल हाफ पीरियड जोन्स में दो जोन्स के बीच का पाथ डिफरेंस या फेज डिफरेंस कितना होता है। तो हाफ पीरियड जोन्स में आपको पता है टाइम के लिए t/2 का डिफरेंस आएगा। तो अगर t इक्विवेलेंट टू लैम्डा इक्विवेलेंट टू 2 पाई आपको पता है, तो t/2 करेंगे तो ये भी /2 होगा, ये भी /2 होगा। तो इसलिए आपको ये चीज याद रखना है कि 2 पाई इक्विवेलेंट टू लैम्डा इक्विवेलेंट टू t। तो यहां से आप देख लीजिए कि λ/2 का पाथ डिफरेंस बोलें या इसी चीज को हम फेज डिफरेंस में कन्वर्ट करना चाहें, λ/2 मतलब इसका भी /2 आएगा तो यहां से पाई मिलेगा, और λ/4 का मतलब इसका भी /4 करेंगे तो π/2 मिलेगा, है ना। तो आप ये कह सकते हैं कि क्वार्टर वेव प्लेट क्या करता है, ई रे और ओ रे के बीच में λ/4 का पाथ डिफरेंस या π/2 का फेज डिफरेंस क्रिएट करता है। और ये हाफ वेव प्लेट क्या करता है, ई रे और ओ रे के बीच में λ/2 का पाथ डिफरेंस या फिर पाई का फेज डिफरेंस क्रिएट करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे ऐसा भी सीधे सीधे भी पूछ सकते हैं और ये घुमाकर भी पूछ सकते हैं। तो यहां पर फेज डिफरेंस पूछा था, पाथ डिफरेंस नहीं, क्योंकि सबको याद है कि क्वार्टर वेव प्लेट में λ/4 और हाफ वेव प्लेट में λ/2, तो इन्होंने फेज डिफरेंस पूछ लिया। तो कितना हो जाएगा, हाफ वेव प्लेट की बात हो रही थी तो हाफ वेव प्लेट में फेज डिफरेंस होता है पाई का, ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसको आप नोट कर सकते हैं अगर इंपॉर्टेंट लगे आपको, नहीं तो आगे बढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं कि फॉर μ0 = 1.544, μe = 1.558 एंड लैम्डा = 6500 एंगस्ट्रॉम, द थिकनेस ऑफ अ क्वार्टर वेव प्लेट इज। ठीक है, क्वार्टर वेव प्लेट की थिकनेस बतानी है, जो लाइट यूज हो रहा है उसका वेवलेंथ पता है,
और जो हम क्वार्टर वेव प्लेट बनाने के लिए जो क्रिस्टल हमने यूज किया है वो क्रिस्टल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, लेकिन एक बार ओ रे के लिए और एक बार ई रे के लिए। मतलब जो क्रिस्टल आपने यहां यूज किया था उसी क्रिस्टल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ओ रे के लिए अलग काम करता है, ई रे के लिए अलग काम करता है। तो ई रे के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, यह है 1.558, और जब ओ रे के लिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं तो वो आता है 1.544, है ना। और जो लाइट यहां पर इंसिडेंट हो रही है उस लाइट का वेवलेंथ है कितना, 6500 एंगस्ट्रॉम। तो हमें इस क्वार्टर वेव प्लेट का बताना है, क्वार्टर वेव प्लेट का क्या थिकनेस। तो क्वार्टर वेव प्लेट की थिकनेस के लिए हमारे पास एक फार्मूला है, जनरल फार्मूला आप याद रखें, चाहे क्वार्टर वेव प्लेट हो चाहे हाफ वेव प्लेट हो। जब भी हम वेव प्लेट के लिए बात करते हैं तो हमारे पास एक फार्मूला होता है जिसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस। ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस का फार्मूला याद रखें, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस या ऑप्टिकल पाथ इज इक्वल टू म्यू इंटू डी होता है। तो ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस अगर निकालें, मतलब इसका पाथ निकालें, इसका पाथ निकालें, उसका डिफरेंस करें, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस। अगर आपको इसका ऑप्टिकल पाथ निकालना है तो आप निकालेंगे म्यू इंटू में डी। डी मतलब क्या, इसकी थिकनेस, डी बोलिए या टी बोलिए, है ना। म्यू ई इंटू डी करेंगे तो यह आ जाएगा ई रे का ऑप्टिकल पाथ। अगर इसका ऑप्टिकल पाथ निकालना है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ओ और इंटू में इसकी थिकनेस डी, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ओ रे का ऑप्टिकल पाथ आ जाएगा। लेकिन आपको ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस दोनों का निकालना है कि इसके ऑप्टिकल पाथ और इसके ऑप्टिकल पाथ में कितने का डिफरेंस है। तो डिफरेंस करने के बाद जो आता है हम उसको लिखते हैं डेल्टा म्यू डी, जहां डेल्टा म्यू का मतलब होता है म्यू ई माइनस म्यू ओ, है ना, म्यू ई माइनस म्यू ओ और इंटू में डी। अब यहां पर देखिए म्यू ई माइनस म्यू ओ हो सकता है, म्यू ओ माइनस म्यू ई हो सकता है। दोनों ही केस में आपको सिर्फ इसका पॉजिटिव डिफरेंस लेना है। ये अलग बात है कि कब म्यू ई में से म्यू ओ माइनस होगा, कब म्यू ओ में से म्यू ई माइनस होगा। और ये भी हम यहां पर पॉइंट कर देते हैं। देखिए अगर यहां पर आपने लिखा है कि म्यू ई माइनस म्यू ओ, यानी आपको हमेशा पॉजिटिव वैल्यू यहां पर लेनी है। तो म्यू ई माइनस म्यू होने का मतलब म्यू ई ज्यादा है, म्यू ओ कम है। तो म्यू ई अगर ग्रेटर है म्यू ओ से, इस तरह के क्रिस्टल को हम बोलते हैं, इस तरह के यूनिक क्रिस्टल को हम बोलते हैं क्या, इसका नाम हो जाता है पॉजिटिव क्रिस्टल। ये इस क्रिस्टल को हम बोलते हैं यूनिक क्रिस्टल। इन जनरल ये कई टाइप के होते हैं, मतलब ये दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव क्रिस्टल और निगेटिव क्रिस्टल। तो पॉजिटिव क्रिस्टल वो होता है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ई रे के लिए ज्यादा होता है और ओ रे के लिए कम होता है। और अगर इसी का उल्टा हो जाए कि ओ रे के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा काम करे, ई रे के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम काम करे, तो इसको हम बोलते हैं निगेटिव क्रिस्टल। निगेटिव क्रिस्टल, आप एग्जाम्पल भी याद रखें। पॉजिटिव क्रिस्टल का आपके पास एक फेमस एग्जाम्पल है क्वार्ट्ज, यहां पर लिख देते हैं, इसका एग्जाम्पल है क्वार्ट्ज। और निगेटिव क्रिस्टल का एग्जाम्पल आपके पास है कैल्साइट और टूरमैलिन। कैल्साइट और टूरमैलिन, ये आप याद रखें एग्जाम्पल, ठीक है। ये निगेटिव क्रिस्टल है, यानी कि इसमें म्यू ओ ग्रेटर देन म्यू ई होगा। तो इसके केस में जब आप ये फार्मूला लिखेंगे तो म्यू ओ माइनस म्यू ई करना पड़ेगा पॉजिटिव डिफरेंस लाने के लिए, और यहां पर इसके केस में लिखेंगे तो म्यू ई माइनस म्यू ओ करना पड़ेगा। तो चाहे पॉजिटिव क्रिस्टल की बात हो चाहे निगेटिव क्रिस्टल की बात हो, हमेशा ये बात कंफर्म है कि यहां पर डेल्टा म्यू की जगह पर इन दोनों रिफ्रैक्टिव इंडिसेस का क्या होगा, डिफरेंस, ठीक है। तो हमने ऐसे लिख दिया है म्यू ई माइनस म्यू ओ इंटू में डी, दैट इज कॉल्ड, इन दोनों रे के बीच का क्या है, ये है ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस। और ये ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस किसके इक्वल होगा, अगर बात हो रही किसकी, बात हो रही अगर क्वार्टर वेव प्लेट की, तो डेल्टा म्यू डी इज इक्वल टू लैम्डा बाई 4। आपने यही पढ़ा ना, क्वार्टर वेव प्लेट क्या करता है, इन दोनों के बीच में लैम्डा बाई 4 का पाथ डिफरेंस ले आता है। तो ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस इक्वल टू लैम्डा बाई 4, ये हो जाएगा क्वार्टर वेव प्लेट के लिए फार्मूला। और अगर आपने लिखा है कि डेल्टा म्यू डी ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस इक्वल टू लैम्डा बाई 2, दैट इज हाफ वेव प्लेट का फार्मूला, है ना। तो यहां से आप ये फार्मूले भी क्लियर करते चलें, ताकि अगली बार जब आपसे क्वेश्चन हाफ वेव प्लेट के केस में पूछा जाए तो आप उसको निकाल सके। इसके अलावा ऑप्टिकल पाथ पूछा जाए, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस पूछा जाए तो उसको भी आप निकाल पाए। पॉजिटिव और नेगेटिव क्रिस्टल किसको बोलते हैं, वो डिफरेंस भी आप समझ पाए। आपके यूपी जीआईसी 2021 में एक क्वेश्चन यहां से पूछा गया था, सिर्फ ये कंफर्मेशन करना था कि क्वार्ट्ज के केस में म्यू ई माइनस म्यू ओ लिखना पड़ेगा कि म्यू ओ माइनस म्यू ई लिखना पड़ेगा, सिर्फ इतना बताना था, बाकी सब कुछ एकदम सेम था, है ना। तो आपको इन दोनों में से अगर चूज करना पड़े कि कौन सही है, तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि पॉजिटिव क्रिस्टल का एग्जांपल है कि नेगेटिव क्रिस्टल का, ठीक है। चलिए, तो फिलहाल इस क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, बहुत ज्यादा डाइवर्ट नहीं हो सकते क्योंकि ऐसी चीजें आगे के क्वेश्चन में भी हमें डिस्कस करनी पड़ेंगी। तो लैम्डा की वैल्यू पता है, म्यू ई और म्यू ओ पता है, हमें डी की वैल्यू पता करनी है, यानी क्वार्टर वेव प्लेट की थिकनेस पता करनी है। तो यहां से हम इसको सॉल्व करेंगे तो डी इक्वल टू हो जाएगा क्या, लैम्डा अपान में 4 और
डेल्टा म्यू मतलब क्या, डेल्टा म्यू का मतलब है म्यू ई माइनस में म्यू ओ। ठीक, यहां पर वैल्यू रखिए 6500 एंगस्ट्राम है, 10 पावर माइनस 10 से मल्टीप्लाई करेंगे मीटर में आ जाएगा। यहां पर 4 लिखेंगे, म्यू ई माइनस म्यू ओ करना होगा, इन दोनों का डिफरेंस करिए, तो डिफरेंस करने के बाद कितना आ जाएगा, 8 माइनस 4 करेंगे 4 आ जाएगा, 8 माइनस 4 किया 4 हो गया, 5 माइनस 4 किया 1 हो गया, बाकी 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 आ गया और 3 डिजिट पर डेसिमल हो जाएगा तो 0.014, ये ना। ठीक है, बस अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। अभी ये पूरा आंसर जो आ रहा है वो मीटर में आ रहा है, लेकिन आप इसको जब सॉल्व करेंगे, इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे, 14 × 4 56 आएगा और ये 65 है, तो डिवाइड करने के बाद ये 1.16 टाइप का कुछ आएगा, इस तरह का रिजल्ट आएगा। और यहाँ जितने भी ऑप्शन दिए हों उसमें से यही वो ऑप्शन है जिससे आप आइडिया लगा सकते हैं, बिना पूरा कैलकुलेशन किए भी आप यहाँ से आंसर दे सकते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ 10.00, तो ये तो तभी पॉसिबल था जब दोनों नंबर बिल्कुल एग्जैक्ट इक्वल होते तो 1 आता, लेकिन यहाँ पर देखिए 11.6 है, तो ये नंबर यहाँ पर पॉसिबल है, बाकी ये और ये बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो बिना सॉल्व किए भी आप इसका आंसर दे सकते हैं, अदरवाइज आप इसको सॉल्व करिए। अभी ये पूरा मीटर में है, इसको आपको माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करना होगा। देखिए मीटर को माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करने का क्या मतलब है, ये पूरे को आप फाइनली कन्वर्ट करिएगा 10 पावर माइनस 6 मीटर में, और 10 पावर माइनस 6 मीटर को हम बोलते हैं माइक्रोमीटर, या इसी का एक और नाम है, इसी को हम माइक्रॉन बोलते हैं, है ना, माइक्रोमीटर का ही नाम माइक्रॉन है। तो 10 पावर माइनस 6 मीटर यहां पर आ जाएगा, तो उसी की जगह पर आप माइक्रोमीटर लिख लीजिएगा, बाकी नंबर हो जाएगा 11.6, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, साथ में ये सारी बातों को आप ध्यान रखें, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमने मेंशन करे हैं, जो कि आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में ये कॉन्सेप्ट पूछे जा चुके हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा है, थोड़ी सी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी और कुछ चीजों को स्किप करना पड़ेगा, टू द पॉइंट हमें डिस्कस करना होगा। अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ अ ग्लास प्लेट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 एट द पोलराइजिंग एंगल, व्हाट इज द एंगल ऑफ पोलराइजेशन। अगर पोलराइजिंग एंगल पर किसी ग्लास प्लेट के ऊपर लाइट इंसिडेंट हो रही है और उस ग्लास प्लेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, तो आपको उस एंगल ऑफ पोलराइजेशन की वैल्यू बतानी होगी। आपको पता है कि पोलराइज्ड लाइट प्राप्त करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। रिफ्लेक्शन से हम पोलराइज्ड लाइट पा सकते हैं, रिफ्रैक्शन से पा सकते हैं, सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन से पा सकते हैं, डबल रिफ्रैक्शन से पा सकते हैं, स्कैटरिंग से पा सकते हैं। तो बहुत सारे मेथड हैं अनपोलराइज्ड लाइट से पोलराइज्ड लाइट को प्राप्त करने के लिए। उसी में से जो एक मेथड है आपका रिफ्लेक्शन मेथड से, तो रिफ्लेक्शन मेथड से अगर आप पोलराइज्ड लाइट प्राप्त करना चाहते हैं, अनपोलराइज्ड लाइट को किसी एक ट्रांसपेरेंट इंटरफेस के ऊपर हम इंसिडेंट करें, सपोज ये हमारे पास कोई अनपोलराइज्ड लाइट है और इसको हमने इंसिडेंट कर दिया एक ग्लास एयर का पेयर मान लीजिए, या फिर ग्लास वाटर का पेयर, एयर वाटर का पेयर मान लीजिए। तो ऐसे केस में अगर हम लाइट को इंसिडेंट करें, तो ये जब यहां पर इंसिडेंट होता है तो एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पर क्या होता है कि जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है, ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है ये कंप्लीटली पोलराइज्ड होती, ठीक है ना, कंप्लीटली पोलराइज्ड होती है। और जो रिफ्रैक्टेड रे होती है, रिफ्रैक्टेड रे जो होती है वो होती है पार्शियली पोलराइज्ड, पार्शियली पोलराइज्ड। ठीक है, तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि रिफ्लेक्शन मेथड से ये जो अनपोलराइज्ड लाइट थी वो रिफ्लेक्शन की वजह से क्या हो गई, पोलराइज्ड हो गई। हाँ, ये अलग बात है कि ये पार्शियली पोलराइज्ड है, इसमें हर दोनों तरह के वाइब्रेशन मिक्स हैं, जबकि इसमें जो वाइब्रेशन है वो इसके प्लेन के बिल्कुल परपेंडिकुलर वाइब्रेशन है। जिस प्लेन में ये हो रहा है उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर वाइब्रेशन है, इसलिए डॉट से हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका प्लेन पोलराइज्ड, ये हो गया आपका प्लेन पोलराइज्ड लाइट, और ये हो गया आपकी पार्शियली पोलराइज्ड लाइट, पार्शियली पोलराइज्ड लाइट, और ये है आपकी अनपोलराइज्ड लाइट। तो रिफ्लेक्शन मेथड से जब हम एक खास एंगल ऑफ इंसिडेंस पर लाइट को इंसिडेंट करते हैं और उसमें अगर हमें रिफ्लेक्टेड रे पूरी तरह से प्लेन पोलराइज्ड मिलती है, तो इस खास एंगल का नाम हो जाता है पोलराइजिंग एंगल। इसको हम बोलते हैं पोलराइजिंग एंगल, या ब्रूस्टर ने इसके बारे में फार्मूला दिया था, इसलिए इसका नाम ब्रूस्टर एंगल भी है। तो आईपी या आईबी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और इस मीडियम का, जो मीडियम आपका है यहाँ पर ट्रांसपेरेंट, उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इस आईपी के बीच में एक रिलेशन होता है जिसे ब्रूस्टर ने दिया था, इसलिए हम इसको बोलते हैं ब्रूस्टर्स लॉ। तो ब्रूस्टर्स लॉ के अकॉर्डिंग म्यू इक्वल टू 10 आईपी होता है। और इस खास पोलराइजिंग एंगल के केस में एक और इंपॉर्टेंट बात यहां पर आपको याद रखना है कि ये रिफ्लेक्टेड वाली रे और ये ट्रांसमिटेड रे, इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, यानी ये म्यूचुअली क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। तो एंगल ऑफ मतलब पोलराइजिंग एंगल पर रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड रे दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। इस बात को आप ऐसे दिखाते हैं, आई पी प्लस आर इज इक्वल टू 90 डिग्री के।
है ना। इस बात को आप प्रूव करते हैं IP प्लस R इक्वल टू 90 डिग्री। अगर ये एंगल IP है तो ये वाला एंगल भी IP हो जाएगा, और यहाँ जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ये R है, तो IP प्लस R अगर 90 हो गया तो, क्योंकि टोटल 180 होता है, तो ये दोनों अगर 90 हो गए तो बच गया कितना 90, इसका मतलब ये हो गए क्या परपेंडिकुलर। तो इतनी बात आपको पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन के केस में याद रखना है। इसी को हम ब्रूस्टर्स लॉ बोलते हैं, और उसका फार्मूला है म्यू इक्वल टू 10 IP। इस IP यानी पोलराइजिंग एंगल पर रिफ्लेक्टेड रे पूरी तरह से प्लेन पोलराइज्ड होती है, और इसके केस में रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड रे परपेंडिकुलर होती हैं। IP प्लस R इक्वल टू 90 डिग्री। अब आप देखिए कितने सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में इतने कॉन्सेप्ट से सॉल्व हो जाएंगे। क्या क्या इसमें दिया हुआ है आपको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का दिया हुआ, म्यू की वैल्यू 1.5, और आपको पता क्या करना है, आपको पता करना है ध्रुवण कोण का मान, पोलराइजिंग एंगल का मान, IP का मान। तो म्यू इक्वल टू 10 IP फार्मूला है आपके पास, म्यू इक्वल टू क्या 10 IP ये फार्मूला होता है, और म्यू की वैल्यू है 1.5 इज इक्वल टू 10 IP। अब देखिए इसमें ना तो आपको कोई इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, ना तो आपको कोई टेबल मिला हुआ है, फिर भी आप इसका आंसर गेस कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि थीटा की वैल्यू बढ़ने पर टेन थीटा की वैल्यू बढ़ती है ना। थीटा की वैल्यू बढ़ रही है, जैसे 0 से अगर हम 90 की बात करें तो tan 0 की वैल्यू 0, tan 30 की वैल्यू 1/√3, tan 60 की वैल्यू √3। तो इसका मतलब कि थीटा की वैल्यू बढ़ने पर tan की वैल्यू बढ़ रही है। और ऐसे केस में आप देखें थीटा की वैल्यू बढ़ने पर जब tan थीटा की वैल्यू बढ़ रही है, तो आपको पता है कि ये 1.5 लिखा हुआ है ना, ये 1.5 लिखा हुआ है, और आपको पता है tan 60 की जो वैल्यू होती है √3, उसका अगर हम डेसिमल नंबर लिखें तो 1.732 होता है। तो ये देखिए 1.7 जो होता है उसके लिए आपको tan थीटा कितना लेना होगा 60, और थीटा की वैल्यू बढ़ती है तो ये वैल्यू भी बढ़ती है, और ये वैल्यू आपकी जो है वो 1.7 से थोड़ी सी कम है, यानी ये जो आपका एंगल यहाँ पर होगा वो इस 60 डिग्री से भी थोड़ा सा कम होगा, और थोड़ा सा कम 60 डिग्री से जो यहाँ पर ऑप्शन है वो है 56.3 डिग्री। और वैसे भी आपको याद रखना चाहिए कि ग्लास और एयर, मतलब ऊपर एयर है नीचे ग्लास है, तो एयर और ग्लास का जो पेयर है उसके केस में जो पोलराइजिंग एंगल होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 57 डिग्री होता है। और अगर हम एयर और वाटर की बात करें तो एयर और वाटर का चूंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा इसलिए ये थीटा भी कम होगा, तो ये थीटा लगभग आता है IP इक्वल टू कितना, लगभग ये आता है 53 डिग्री की। तो ये इंफॉर्मेशन भी आपको रखनी चाहिए, ठीक है। तो ये पोलराइजिंग एंगल की वैल्यू रखनी चाहिए, लगभग वैल्यू है ये। तो यहां पर ऑप्शन दिया हुआ है 56.3 डिग्री, ये बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं कि लीनियरली पोलराइज्ड लाइट द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन इज, यानी कि रेखीय ध्रुवित प्रकाश के लिए जो ध्रुवण तल होता है वो कैसा होता है, पैरेलल टू बोथ द डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन। दूसरा है पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन। तीसरा है परपेंडिकुलर टू बोथ डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन। और चौथा है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन एंड पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन। देखिए इसको समझिए, सबसे पहले तो आपको ये डायग्राम समझना है कि प्लेन ऑफ पोलराइजेशन या प्लेन ऑफ वाइब्रेशन कैसा होता है। सपोज कि अगर आप कोई एक लीनियरली पोलराइज्ड लाइट, जिसको हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट भी बोलते हैं, तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अगर आप प्रोपागेट कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये जा रहा है, दिस डायरेक्शन इज नोन एज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन, है ना, ये है डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन। डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ये है प्लेन पोलराइज्ड लाइट का, और आपको पता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट में जो वाइब्रेशन होता है वो किसी एक ही पर्टिकुलर प्लेन में होता है, सभी डायरेक्शन में पॉसिबल नहीं होता है, सभी डायरेक्शन में होगा तो वो तो अनपोलराइज्ड लाइट हो जाएगी। तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट में केवल एक ही प्लेन में या केवल एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेशन होता है। अब वो डायरेक्शन, इसके डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ये जो आपने दिखाया है, इसके साथ आप परपेंडिकुलर डायरेक्शन दिखा सकते हैं, इसके साथ आप ये पैरेलल वाला दिखा सकते हैं, क्योंकि दो तरह के वाइब्रेशन होते हैं ना, एक डॉट वाले वाइब्रेशन होते हैं जो इसके बोर्ड के प्लेन के बिल्कुल परपेंडिकुलर होंगे, ऐसे दिखाएंगे, जो इस बोर्ड के प्लेन के पैरेलल वाइब्रेट करेंगे उसके लिए हमारे पास ये नोटेशन होता है, ये जस्ट एक नोटेशन है ना, ये नोटेशन होता है पैरेलल के लिए। तो आप इसमें से कोई भी इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर 3 डायमेंशनल इमेज आपको समझाने के लिए ये वाला डायग्राम लेना ज़्यादा सुटेबल होता है, इसलिए बुक्स में ये बना होता है। सपोज कि हमारी प्लेन पोलराइज्ड लाइट का जो वाइब्रेशन है वो इस तरीके का हो रहा है, ठीक है, इस तरीके का ये वाइब्रेशन हो रहा है, और ऐसे ऐसे ये वाइब्रेट होते होते लाइट इस तरफ आगे बढ़े, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन या संचरण दिशा। अब देखिए प्लेन ऑफ वाइब्रेशन में जितने भी वाइब्रेशन आपको दिख रहे हैं, इस पूरे वाइब्रेशन को कवर करने वाला ऐसा कोई इमेजिनरी प्लेन अगर हम बना लें तो इसी प्लेन का नाम है क्या, इसी को हम बोलेंगे प्लेन ऑफ वाइब्रेशन।
प्लेन ऑफ वाइब्रेशन यानी कंपन तल बोलते हैं इसको, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। ये क्या है? ये है आपका डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन। ये हम लिख देते हैं यहां पर, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन। और डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन के ये प्लेन ऑफ वाइब्रेशन अभी क्या है? पैरेलल, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन एक लाइन है और इस प्लेन ऑफ वाइब्रेशन में ये चिपकी हुई है। तो इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन और ये प्लेन ऑफ पोलराइज वाइब्रेशन, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। और ये जो आपका प्लेन ऑफ वाइब्रेशन है, इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर अगर कोई प्लेन आप इमेजिन करिए, यहां पर इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर कोई प्लेन इमेजिन करिए, तो इस प्लेन को हम बोलते हैं प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। इस वाले प्लेन का नाम हो जाएगा प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। ठीक है, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। और प्लेन ऑफ पोलराइजेशन भी डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन के बिल्कुल पैरेलल है, क्योंकि उसमें ये लाइन चिपकी हुई है, उसको परपेंडिकुलर ऐसे पेनिट्रेट नहीं कर रही, उसमें चिपकी हुई है। तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन जो है वो डायरेक्शन ऑफ ये प्लेन ऑफ वाइब्रेशन के भी पैरेलल है, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन के भी पैरेलल है। लेकिन ये दोनों आपस में क्या है? ये दोनों आपस में बिल्कुल क्या है? परपेंडिकुलर। ठीक है, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन और प्लेन ऑफ वाइब्रेशन दोनों एक दूसरे के बिल्कुल परपेंडिकुलर हैं। अब आप ध्यान से देखें, इसमें कह रहे हैं कि प्लेन ऑफ जो पोलराइजेशन है वो कैसे होता है, तो पैरेलल टू दी बोथ डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन। तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन वाला तो मैटर क्लियर है कि जो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन है वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन के पैरेलल है, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन भी डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन के पैरेलल है। लेकिन ये वाला चीज देखिए कि पैरेलल टू दी बोथ डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन, डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन के बिल्कुल पैरेलल होता है प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। इसका मतलब यही हुआ, क्योंकि आपको पता है कि प्लेन ऑफ वाइब्रेशन जो है उसी वाइब्रेशन के इसी डायरेक्शन, इसी प्लेन में ही तो वाइब्रेशन होगा। तो जो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन है उसी को आप, उसी डायरेक्शन को प्लेन ऑफ डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन भी बोल सकते हैं। जो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन है उसको आप डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन भी बोल सकते हैं। इसलिए प्लेन ऑफ पोलराइजेशन और डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन ये पैरेलल हैं, और प्लेन ऑफ पोलराइजेशन डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन के भी पैरेलल है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गया होगा आई थिंक। जो चीज प्लेन ऑफ पोलराइजेशन है वही डायरेक्शन का नाम, उसके पैरेलल जितने भी डायरेक्शन आपको दिख रहे हैं उसके पैरेलल वाला जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन का नाम हो जाएगा डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन। जो आपका प्लेन ऑफ वाइब्रेशन है उसके पैरेलल जो डायरेक्शन आप लेंगे उसी का नाम हो जाएगा डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन। ये दोनों के दोनों प्लेन डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन के पैरेलल होते हैं, लेकिन म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं कि अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट पोलराइजिंग एंगल ऑन अ ट्रांसपेरेंट प्लेट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3, व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, जो लाइट है वो पोलराइजिंग एंगल के ऊपर इंसिडेंट होती है, और जो ट्रांसपेरेंट प्लेट के ऊपर इंसिडेंट होती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है। ठीक है, ये सपोज ट्रांसपेरेंट आपका प्लेट है, इसके ऊपर जो लाइट इंसिडेंट होती है वो पोलराइजिंग एंगल पर इंसिडेंट होती है। पोलराइजिंग एंगल पर इंसिडेंट होने का मतलब क्या, कि जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो क्या होगी, कंप्लीटली प्लेन पोलराइज्ड, और जो ट्रांसमिटेड रे होगी वो होगी पार्शियली प्लेन पोलराइज्ड। तो ये जो एंगल है इसका नाम है पोलराइजिंग एंगल। और पोलराइजिंग एंगल के ऊपर ब्रूस्टर्स लॉ का फार्मूला एप्लीकेबल होता है, जो कहता है कि म्यू इज इक्वल टू tan IP। ये फार्मूला हम इसीलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि कहानी पूरी की पूरी जो है वो ध्रुवण कोण पर चल रहा है, पोलराइजिंग एंगल पर चल रहा है। तो यहां पर हम ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो म्यू की वैल्यू हम रखेंगे कितनी, √3। तो √3 इज इक्वल टू tan IP। यहां से आप √3 को लिख सकते हैं tan 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री इक्वल टू tan IP। तो यहां से आप पोलराइजिंग एंगल IP की वैल्यू निकालेंगे कितनी, 60 डिग्री। लेकिन आपसे पूछा गया है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी ये वाले एंगल R की वैल्यू पूछी जा रही है। अब आपको पता है कि पोलराइजिंग एंगल पर एक और खास प्रॉपर्टी होती है कि ये रिफ्लेक्टेड रे और ये रिफ्रैक्टेड रे म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, और इसके लिए हमारे पास कंडीशन है कि IP प्लस R इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसी खास केस में ये भी केस बनता है ना, ये भी केस है और ये भी केस है, दोनों ये फार्मूला ये आपको याद रखना, इसी को ब्रूस्टर्स लॉ बोलते हैं। तो IP की वैल्यू अगर 60 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 डिग्री। तो R की वैल्यू यहां पर 30 डिग्री आ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ब्रूस्टर्स लॉ के ऊपर ढेर सारे सवाल पूछे गए हैं, सबको हमने यहां पर ऐड किया है क्योंकि थोड़ा थोड़ा अलग तरीके से क्वेश्चन है वो। अगला क्वेश्चन है कि निकोल प्रिज्म इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। निकोल प्रिज्म किसके प्रिंसिपल पर बेस्ड है, रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग, डाइक्रोइज्म जिसको हम द्विवर्णता बोलते हैं, सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन बोलते हैं, और उसके बाद है डबल रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो आपको पता है कि निकोल प्रिज्म में वही डबल रिफ्रैक्शन वाली फेनोमेना होती है। आपका जो निकोल प्रिज्म होता है उसको हम
क्या करते हैं, टूरमैलिन क्रिस्टल को ऑप्टिक एक्सिस के पैरेलल काट करके उसको हम बीच में कनाडा बाल्सम नाम का ट्रांसपेरेंट मटेरियल से सीमेंट करके इसको आपस में जोड़ देते हैं। और अब इसके ऊपर जब हम लाइट को, अनपोलराइज लाइट को इंसिडेंट करते हैं, तो अनपोलराइज लाइट को इंसिडेंट करने के बाद क्या होता है कि इसमें से गुजरने के बाद ये दो रे में कन्वर्ट हो जाती है। एक को हम बोलते हैं ई रे, है ना, एक होता है हमारा ई रे जिसका वाइब्रेशन इसके जो ऑप्टिक एक्सिस है उसके बिल्कुल पैरेलल होता है इसका वाइब्रेशन, और दूसरा होता है ओ रे जिसका वाइब्रेशन इसके ऑप्टिक एक्सिस के बिल्कुल परपेंडिकुलर होता है, तो इसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। और कनाडा बाल्सम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, कनाडा बाल्सम नाम का जो ट्रांसपेरेंट मटेरियल है इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो ओ रे के लिए इस पूरे क्रिस्टल का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उससे होता है क्या, उससे होता है कम। इसका मतलब कि जो ओ रे है वो डेंसर टू रेयर जा रही है, और यहां पर इसका होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिससे ओ रे जो है वो आपको यहां पर बिल्कुल सेपरेट आउट हो जाती है, बाहर निकल जाती है, और ई रे को आप यहां पर प्राप्त कर लेते हैं। तो एक तरह से आपको प्लेन पोलराइज लाइट मिल गई। इधर भी आप कहें तो ये भी आपका क्या है, प्लेन पोलराइज लाइट मिल गई। इसी घटना को हम बोलते हैं क्या, डबल रिफ्रैक्शन। अगर कोई अनपोलराइज लाइट दो अलग अलग तरह के पोलराइज लाइट में डिवाइड हो गई, दो तरह से रिफ्रैक्शन हो रहा है, ओ रे का अलग हो रहा है और ई रे का अलग हो रहा है, दैट इज कॉल्ड डबल रिफ्रैक्शन। और इस पूरे क्रिस्टल को जिसमें ये कनाडा बाल्सम लगा करके चिपकाया गया है इसको हम बोलते हैं निकोल प्रिज्म। निकोल नाम के साइंटिस्ट ने इसको बनाया था, इसको निकोल प्रिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो निकोल प्रिज्म आपका जो है वो डबल रिफ्रैक्शन के प्रिंसिपल पर काम करता है, और निकोल प्रिज्म को हम यूज करते हैं एज अ पोलराइजर। देखिए यहाँ पर पोलराइज लाइट ये क्रिएट करने के लिए काम आ रही है, यानी ये पोलराइजर की तरह काम करती है। और कोई भी लाइट जो बाहर निकल रही है कहीं से भी, वो पोलराइज्ड है कि नहीं है ये पता करने के लिए, ये एनालिसिस करने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इट इज आल्सो यूज्ड एज अ एनालाइजर, है ना। तो जो आपका पोलराइड का काम होता है वो काम आपका निकोल प्रिज्म भी करता है। ये भी जैसे पोलराइड होता है वो पोलराइजर का भी काम करता है और एनालाइजर का भी काम करता है, निकोल प्रिज्म भी आपका पोलराइजर और एनालाइजर दोनों का काम करता है। ठीक है, चलिए, तो इसका फिलहाल आंसर हो गया डबल रिफ्रैक्शन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहे हैं कि इन अ डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल ऑप्टिक एक्सिस इज अ डायरेक्शन अलोंग विच। किसी भी, अभी जो हमने पीछे आपको दिखाया निकोल प्रिज्म या डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल आप उसको बोल सकते हैं। तो ये जो डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल होते हैं, जैसे टूरमैलिन का क्रिस्टल हो गया, तो ये जो डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल होते हैं, टूरमैलिन हो गया, क्वार्ट्ज हो गया, कैल्साइट हो गया, तो इन डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल में जो ऑप्टिक एक्सिस होता है उसकी क्या खास प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो हम आपको बता देते हैं, किसी भी डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल के अंदर ऑप्टिक एक्सिस एक ऐसा डायरेक्शन होता है, ऑप्टिक एक्सिस एक ऐसा डायरेक्शन होता है जिस डायरेक्शन के अलोंग ई रे और ओ रे, ई रे और ओ रे जो है इनकी स्पीड सेम होती है ना। यानी ई रे और ओ रे दोनों की स्पीड सेम होगी, और दोनों की अगर स्पीड सेम होगी तो इसका मतलब कि ऑप्टिक एक्सिस के अलोंग डबल रिफ्रैक्शन की फिनोमेना आप कह सकते नहीं होती हैं, दोनों एक ही साथ एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ती है ना। तो ऑप्टिक एक्सिस के अलोंग रिफ्रैक्शन नहीं होता है, ऑप्टिक एक्सिस के अलोंग ई रे और ओ रे दोनों की स्पीड सेम होती है। ये बात आपको ध्यान रखना है कि ऑप्टिक एक्सिस ही एकमात्र ऐसा डायरेक्शन है जिसमें ई रे और ओ रे दोनों सेम डायरेक्शन में चलते हैं, सेम स्पीड से चलते हैं, सेम डायरेक्शन में। इसके अलावा जितने भी डायरेक्शन बच गए उन सारे डायरेक्शन में से ई रे और ओ रे की जो स्पीड होती है वो अलग अलग होती है, क्योंकि इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पॉजिटिव और नेगेटिव जो आपके क्रिस्टल्स होते हैं उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू अलग अलग है। तो इसका मतलब स्पीड अलग अलग है, स्पीड अलग अलग है तो अलग अलग डायरेक्शन में वो जाते भी हैं रिफ्रैक्शन होने की वजह से। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि ऑप्टिक एक्सिस के अलोंग ई रे और ओ रे दोनों की स्पीड सेम होती है, दोनों सेम ही डायरेक्शन में जाते हैं, उनका रिफ्रैक्शन नहीं होता। तो ऑप्शन देख लीजिए, अ प्लेन पोलराइज्ड लाइट बीम डज नॉट सफर एनी डेविएशन, ऑप्टिक एक्सिस के अलोंग बिल्कुल सही है। एनी बीम ऑफ लाइट डज नॉट सफर एनी डेविएशन, ये भी बिल्कुल सही है। कोई भी लाइट जाए ऑप्टिक एक्सिस के अलोंग अगर जा रही है तो कोई डेविएशन नहीं होगा, कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा, क्योंकि स्पीड नहीं बदलेगी। और आपको पता है कि स्पीड बदलने का कारण, रिफ्रैक्शन होने का कारण क्या होता है, स्पीड का चेंज हो जाना। जब लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से रिफ्रैक्शन होता है। तो अगर स्पीड नहीं चेंज हो रही है ऑप्टिक एक्सिस के अलोंग तो रिफ्रैक्शन भी नहीं होगा, तो ये भी सही हो जाएगा। डबल रिफ्रैक्शन डज नॉट टेक प्लेस, जो ई रे और ओ रे का सेपरेशन हो रहा था, अनपोलराइज्ड लाइट जाकर के ई रे और ओ रे में कन्वर्ट हो जा रही थी डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल के अंदर से, वो चीज ऑप्टिक एक्सिस के अलोंग नहीं होती है, बाकी सारे डायरेक्शन में पॉसिबल है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी करेक्ट है। ठीक है, और लास्ट में करें कि ओ रे एंड ई रे अंडरगोज मैक्सिमम डेविएशन, ये तो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल नहीं डेविएशन होता है, सेम डायरेक्शन में जाते हैं।
तो ये तीनों ऑप्शन करेक्ट है और ये गलत है। तो इस क्वेश्चन में इन्होंने पूछा था इन अ डब्ल्यू रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल ऑप्टिक एक्सिस इज अ डायरेक्शन अलोंग विच, ऐसा नहीं हो सकता। इसमें मतलब एक तरह से यही कह सकते हैं कि ये तीन आंसर करेक्ट है, चौथा वाला आंसर गलत है। तो ये अगर फॉल्स स्टेटमेंट पूछते हैं तो ये ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है, क्योंकि ये तीन एक कैटेगरी में आ गए, ये अलग हो गए। ठीक है, तो आपको पता ही है कि आपके टीजीटी पीजीटी के एग्जाम में क्वेश्चन गलत भी पूछे जाते हैं। तो कई बार ऐसा हुआ है, लैंग्वेज कुछ उल्टा हो गया है, तो उसकी वजह से आप कोई एक पर्टिकुलर आंसर नहीं दे सकते। ठीक है, तो लाइट कैन बी पोलराइज्ड बाई, लाइट को पोलराइज कैसे कर सकते हैं? रिफ्लेक्शन के द्वारा, रिफ्रैक्शन के द्वारा, स्कैटरिंग के द्वारा, या इनमें से सबके द्वारा। तो आपने पढ़ा ही है कि रिफ्लेक्शन हो, रिफ्रैक्शन हो, और इसके अलावा स्कैटरिंग हो, डबल रिफ्रैक्शन हो, सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन हो। तो ये बहुत सारे मेथड हैं जिनसे हम अनपोलराइज लाइट को पोलराइज लाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये सब करेक्ट है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें करें अ बीम ऑफ ट्रांसवर्स वेव हुज वाइब्रेशन अकर्स इन ऑल डायरेक्शंस परपेंडिकुलर टू देयर डायरेक्शन ऑफ मोशन इज। अगर कोई वेव है जिस डायरेक्शन में जा रही है, उस डायरेक्शन के बिल्कुल परपेंडिकुलर जितने भी पॉसिबल डायरेक्शन हैं, अगर हर उस डायरेक्शन में इसका वाइब्रेशन हो रहा है, इसका मतलब कि इसके वाइब्रेशन के लिए क्या है, इसका वाइब्रेशन में, इसके वाइब्रेशन में सिमेट्री पाई जा रही है, सिमेट्री की कमी नहीं है, इसके वाइब्रेशन में सिमेट्री है, हर तरफ वाइब्रेशन पॉसिबल है डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन के परपेंडिकुलर। इसी तरह की लाइट को हम बोलते हैं क्या? अनपोलराइज्ड लाइट। लेकिन अगर आप कोई पोलराइड यहां पर यूज करके इसमें लैक ऑफ सिमेट्री या वन साइडेडनेस इसके अंदर डेवलप कर देते हैं, जिसमें सिर्फ एक ही डायरेक्शन में या एक ही प्लेन में वाइब्रेशन हो पा रहा है, तो ऐसी वाली लाइट को हम बोलते हैं पोलराइज्ड लाइट, है ना। ऐसी वाली लाइट को हम बोलते हैं पोलराइज्ड लाइट। आप ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, आप ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये आपकी पोलराइज्ड लाइट हो गई, और ये अनपोलराइज्ड। तो इसमें सिमेट्री होती है, इसमें सिमेट्री होती है, और इसमें लैक ऑफ सिमेट्री होती है। तो इस यहां पर ये पूछ रहे थे कि अगर सभी दिशाओं में वाइब्रेशन होता है तो वो क्या हो जाएगा? अनपोलराइज्ड लाइट। ठीक है, चलिए, तो ये था क्वेश्चन नंबर 12। अभी काफी दूर चलना है हमें, क्वेश्चन नंबर 30 तक जाना है, बाकी के 5 क्वेश्चन आप करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहे हैं कि इन प्रोपागेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन एंड प्लेन ऑफ पोलराइजेशन इज। प्लेन ऑफ पोलराइजेशन और डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन के बीच का एंगल क्या होगा? ठीक है, तो आपने देखा कि अगर ये है हमारा डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन, ये अगर हमारा है डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन, और इस तरह से प्लेन पोलराइज लाइट का वाइब्रेशन हो रहा है, तो यहां पर इसको कवर करने वाला जो प्लेन बनेगा दैट इज कॉल्ड प्लेन ऑफ पोलराइज वाइब्रेशन। प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन के बिल्कुल परपेंडिकुलर जो प्लेन बनाएंगे उस प्लेन को हम बोलेंगे प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। यानी ये जो प्लेन है ये हमारा प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। तो आप देखें तो आपका ये जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन है, ये प्लेन ऑफ पोलराइजेशन और प्लेन ऑफ वाइब्रेशन दोनों में आता है, दोनों से चिपका हुआ है। लेकिन डायरेक्शन हमें बताना है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन एंड डायरेक्शन ऑफ प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। तो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन जो है, ये जो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन दिख रहा है, इस प्लेन ऑफ पोलराइजेशन की बात करें तो इसके प्लेन का ये हो जाएगा डायरेक्शन, है ना, और ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन का डायरेक्शन। तो इनके बीच का जो एंगल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 90। भाई किसी प्लेन का डायरेक्शन हम बताते हैं, किसी भी सरफेस का डायरेक्शन कैसे बताते हैं? उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो ये हो जाएगा डायरेक्शन ऑफ प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, और ये हो जाएगा डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन। तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा? 90 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहे हैं कि एन अनपोलराइज्ड बीम ऑफ इंटेंसिटी आई नॉट फॉल्स ऑन अ पोलराइड, द इंटेंसिटी ऑफ इमर्जेंट लाइट इज। यानी कि कोई अध्रुवित प्रकाश किरण या अनपोलराइज्ड लाइट किसी पोलराइड के ऊपर अगर गिरे तो जब वो बाहर निकलेगी तो उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी? ठीक है, तो आपको पता है किसी भी पोलराइड के ऊपर, सपोज ये पोलराइड है और इसका जो डायरेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन है या ट्रांसमिशन एक्सिस है वो इस तरह से, मतलब इस तरह के जो वाइब्रेशन होंगे वो बाहर निकलेंगे, बाकी सबको ये रोक देगा। अब यहां से अगर कोई अनपोलराइज्ड लाइट है जिसकी इंटेंसिटी है आई नॉट, तो अगर ये अनपोलराइज्ड लाइट इसमें जाकर के ऐसे गिरेगी, है ना, अनपोलराइज्ड लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट होगी और इसकी इंटेंसिटी है आई नॉट, यानी आई नॉट इंटेंसिटी अगर इस पर गिर रही है तो जब वो बाहर निकलेगी तो उसकी इंटेंसिटी आई की वैल्यू कितनी होगी? तो देखिए इसके लिए आपके पास एक फार्मूला होता है जिसको हम बोलते हैं मेलस लॉ। मेलस लॉ, तो मेलस लॉ के अकॉर्डिंग जब ये अनपोलराइज्ड लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट होकर के बाहर निकलेगी तो इसके लिए फार्मूला है I इज इक्वल टू आई नॉट, यानी कि जो इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी है वो आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, आई नॉट कॉस स्क्वायर
थीटा, जहां पर थीटा क्या है, थीटा है जो लाइट इंसिडेंट हो रही है उस लाइट के वाइब्रेशन के डायरेक्शन और इसके ट्रांसमिशन एक्सिस के बीच का एंगल, है ना। तो इसके वाइब्रेशन के डायरेक्शन और इसके ट्रांसमिशन एक्सिस के बीच का एंगल अगर आप देखें, चूंकि ये है आपका अनपोलराइज्ड लाइट, तो इसके जो इलेक्ट्रिक वेक्टर्स हैं उनका जो वाइब्रेशन है वो तो हर एक डायरेक्शन में पॉसिबल है, क्योंकि ये सिमेट्री शो करता है, तो हर एक डायरेक्शन में पॉसिबल है का मतलब इसमें कोई ऐसा वाइब्रेशन होगा जो इसके ट्रांसमिशन एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल होगा, कोई थोड़ा सा 10 डिग्री, कोई 20 डिग्री, कोई 30 डिग्री, कोई 90, कोई 180, इस तरह से एंगल बना रहे हो। तो कितना एंगल पॉसिबल है थीटा की, तो थीटा की वैल्यू पॉसिबल है फ्रॉम 0 टू 360 डिग्री, 0 से लेकर के 360 डिग्री के बीच में कोई भी एंगल पॉसिबल है, क्योंकि ये है अनपोलराइज्ड लाइट जिसका वाइब्रेशन हर एक पॉसिबल डायरेक्शन में होता है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन के परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इसी वजह से यहां जो बाहर लाइट निकलेगी, ये लाइट के लिए हमें इस कॉस स्क्वायर थीटा का एवरेज लेना होगा फॉर 1 साइकिल, इसको आप 1 साइकिल बोल सकते हैं, क्योंकि 0 से 360 डिग्री तक एक साइकिल कंप्लीट होता है। तो एक पूरे साइकिल या एक पूरे टाइम पीरियड के लिए अगर आप कॉस स्क्वायर थीटा की एवरेज वैल्यू निकालें तो यहां पर जो लाइट आएगी उसकी इंटेंसिटी आप बता सकते हैं। और आपको पता है कॉस स्क्वायर थीटा की एक पूरे साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू होती है 1/2, तो यहां से 1/2 रखेंगे तो आपको मिलेगा I = I0/2, यानी यहां से जो लाइट बाहर निकलेगी अनपोलराइज्ड लाइट का कितना हिस्सा बाहर निकलेगा, तो उसकी आधी इंटेंसिटी ही बाहर निकलेगी, आधी इंटेंसिटी को ये रोक देगा, आधे वाइब्रेशन को ये रोक देगा, ठीक है। और इस चीज को आप ऐसे याद भी कर सकते हैं, यहां पर तो हमने इतना एक्सप्लेन कर दिया है, आप इसको सीधे याद कर सकते हैं कि कोई भी अनपोलराइज्ड लाइट जब किसी पोलराइड से निकलती है, पोलराइजर से निकलती है, तो निकलने के बाद उसकी इंटेंसिटी आधी हो जाती है, इतना याद रखना है आपको, ठीक है। और दूसरी चीज यहां पर और एक चीज आप देख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा का एक पूरे साइकिल के लिए एवरेज निकालें या साइन स्क्वायर थीटा का एक पूरे साइकिल के लिए एवरेज निकालें, इसकी वैल्यू आती है 1/2। लेकिन अगर कॉस थीटा का एवरेज निकालेंगे एक साइकिल के लिए या साइन थीटा का एवरेज निकालेंगे एक साइकिल के लिए, तो ये आता है क्या, 0। किसी भी फंक्शन का एवरेज कैसे निकलता है, वो एवरेज के लिए आपके पास एक फार्मूला है। सपोज आपके पास कोई ft नाम का फंक्शन है जिसकी लिमिट है a से लेकर के b तक, तो उस ft नाम के फंक्शन का अगर आपको एवरेज निकालना है तो एवरेज इक्वल टू हो जाएगा 1/, दोनों जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट है, लोअर लिमिट a अपर लिमिट b, उन दोनों का यहां पर आपको लेना होगा डिफरेंस, यहां पर पॉजिटिव डिफरेंस, और यहां पर लिमिट फ्रॉम a टू b, है ना, लोअर टू हायर, और जो फंक्शन आपका था वो फंक्शन का उसी जो भी वेरिएबल का है वो उसी के रिस्पेक्ट में आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, है ना। इसको हम बोलते हैं, ये हमारा एवरेज निकालने का क्या है, ये हमारा एवरेज निकालने का जनरल फार्मूला है, इसको आप ध्यान रखें। क्योंकि जब हम अल्टरनेटिंग करंट पढ़ते हैं तो वहां पर हम एक पूरे साइकिल के लिए अल्टरनेटिंग वोल्टेज और अल्टरनेटिंग करंट की एवरेज वैल्यू भी निकालते हैं, और वहां पर इन कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। तो इसको आप याद रखें कि अगर कॉस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है, थीटा मतलब कोई भी थीटा हो, 2 थीटा 3 थीटा कुछ भी हो, तो जब स्क्वायर के फॉर्म में है तो उसका एवरेज 1/2 आता है, और जब थीटा ऐसे नॉर्मल थीटा रहता है तो इसका एवरेज 0 आता है, और ये एवरेज निकालने का जनरल फार्मूला है। तो अगर आप यहाँ पर थीटा रख देते हैं, सपोज आप यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा रख देते हैं, तो यहाँ पर डी थीटा हो जाएगा, और यहाँ पर लिमिट हो जाएगी 0 से 360 डिग्री की, है ना। तो यहाँ पर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये इनकी वैल्यूज निकल के आती है 1/2 और 0, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और आप देखें कि अनपोलराइज्ड लाइट जब किसी पोलराइड से बाहर निकलती है तो उसकी इंटेंसिटी ये तो कंफर्म है कि आधी हो जाती है, लेकिन अगर ये जो अब बाहर निकलेगी लाइट, और कौन सी लाइट निकलेगी, कौन सा वाइब्रेशन निकलेगा, जो इसके ट्रांसमिशन एक्सिस के पैरेलल वाले वाइब्रेशन है वही बाहर निकलेंगे। तो ये जो बाहर निकले अब तो ये हो गए प्लेन पोलराइज्ड लाइट, अब तो ये क्या हो गए, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। और ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट जब किसी दूसरे एनालाइजर से होकर के गुजरती है, और ये जो एनालाइजर है सपोज इसका हम कोई ऑप्टिक एक्सिस का या इसके ट्रांसमिशन एक्सिस का डायरेक्शन दिखा दें, इसके ट्रांसमिशन एक्सिस का सपोज हमने ये डायरेक्शन दिखा दिया, ये डायरेक्शन है कि इस डायरेक्शन के जो वाइब्रेशन होंगे वो बाहर निकलेंगे, बाकी सब रुक जाएंगे। तो आप देखिए जो लाइट आ रही है उस लाइट के इलेक्ट्रिक वेक्टर का वाइब्रेशन का डायरेक्शन अलग है और इनके ट्रांसमिशन एक्सिस का डायरेक्शन अलग है। तो अगर सपोज ये इसके ऊपर जब जाएगा यहाँ पर तो कुछ एंगल बनेगा, यहाँ पर कुछ एंगल यहाँ पर बनेगा, जैसे हमने यहाँ पर ये वाइब्रेशन दिखा दिया, तो ये हमारे इलेक्ट्रिक वेक्टर का वाइब्रेशन हो गया, उसका डायरेक्शन, और ये ऑप्टिक एक्सिस के मतलब ये पोलराइड के ट्रांसमिशन एक्सिस का डायरेक्शन, दोनों के बीच में, इसके बीच में और ये जो ऐसे खींचा है हमने उसके बीच में कुछ एंगल बन रहा है थीटा, है ना। तो आपको यही वाला थीटा अब यूज करना है, तो आपको पता चल जाएगा यहां से जो लाइट अब बाहर निकलेगी वो लाइट की इंटेंसिटी कितनी होगी। और इसके लिए भी फार्मूला वही यूज करेंगे, I = I0 cos स्क्वायर थीटा के।
आपको बस इतना पता होना चाहिए कि ये जो लाइट आ रही है वो लाइट का इलेक्ट्रिक वेक्टर इसके ट्रांसमिशन एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा, वो थीटा पता होना चाहिए। यहां पर थीटा को हमने एवरेज ले लिया 0 से 360 के लिए, इसीलिए हमने पूरा एवरेज वैल्यू निकाला 1/2। लेकिन यहां पर आपको ये वैल्यू पता है तो फिर आप मेलस लॉ यूज करके ये इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहे हैं कि 200 मिलीमीटर लॉन्ग पोलरीमीटर ट्यूब कंटेनिंग 40 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ sugar solution produces an optical rotation of 11 degree when placed in a polarimeter and in front of white light. If the specific rotation of sugar solution is 66 degree, the amount of sugar contained in the tube in the form of solution is। ठीक है, देखिए आपने पोलरीमीटर का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है। ये जो पोलरीमीटर है जिसके अंदर हम कोई ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस रखते हैं जिसकी हेल्प से हम इस पोलराइज्ड लाइट के प्लेन ऑफ पोलराइजेशन का कितना रोटेशन हुआ है वो रोटेशन हम पता करते हैं। सपोज ये ऐसे रोटेट हो गया तो ये वर्टिकली था, बाद में ऐसे इंक्लाइंड हो गया, तो कितने एंगल से ये रोटेट हुआ है। अगर ये आपको एंगल मेजर करना होता है तो इस तरह के डिवाइस को जिसमें ये पूरा अरेंजमेंट बना होता है दैट इज कॉल्ड पोलरीमीटर, है ना। तो किसी भी पोलरीमीटर के अंदर से जब हमारा प्लेन पोलराइज लाइट पास होता है तो वो कितना रोटेट होगा, इसके लिए हमारे पास एक एक्सप्रेशन है और वो एक्सप्रेशन आपको याद रखना है। एक्सप्रेशन क्या है कि S इज इक्वल टू थीटा अपान L इंटू सी, ये भी हमारे पास फार्मूला है। और एक और फार्मूला है दैट इज S इज इक्वल टू 10 थीटा अपान L इंटू सी। आपको बस दोनों का डिफरेंस याद रखना है कि कौन सा फार्मूला कब यूज हो रहा है या ये फार्मूला दूसरा बना ही क्यों। ठीक है, देखिए इसमें जो थीटा है वो डिग्री में, इसमें जो थीटा है वो डिग्री में, जो कंसंट्रेशन है यहाँ पर जो हम यहाँ पर सॉल्यूशन यूज करेंगे, जो ऑप्टिकली एक्टिव मीडियम का सॉल्यूशन यूज करेंगे उस सॉल्यूशन का ये कंसंट्रेशन है। ठीक है ना, कंसंट्रेशन है और ये कंसंट्रेशन किस में मेजर होगा, ग्राम पर सीसी। ग्राम पर सीसी मतलब ग्राम सेंटीमीटर क्यूब या क्यूबिक सेंटीमीटर इसको बोलते हैं। तो इसका मतलब यही हुआ कि ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये चीज। ठीक है ना, ये कंसंट्रेशन लिखने की यूनिट हो गई। और ये थीटा मतलब कितने एंगल से रोटेट हुआ है वो एंगल को आपको डिग्री में लिखना है। और ये जो L है ये है ऑप्टिकली एक्टिव मीडियम की लेंथ, मतलब कहां से कहां तक ट्यूब के अंदर वो मीडियम भरा हुआ है। तो ये लेंथ है और ये लेंथ किस में होना चाहिए, ये लेंथ होना चाहिए डेसीमीटर के अंदर। तो अगर आप ऑप्टिकली एक्टिव मीडियम का लेंथ डेसीमीटर में लिखते हैं तो आप, और ये जो S है इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक रोटेशन, ये कांस्टेंट होता है स्पेसिफिक रोटेशन। ठीक है, तो ये वाला फार्मूला आप यूज करेंगे इनका यूनिट का ध्यान रखते हुए। बाकी इसमें ये वाला फार्मूला कब आएगा, तो अगर आपका जो लेंथ है ऑप्टिकली एक्टिव मीडियम का वो डेसीमीटर की बजाय सेंटीमीटर में लिखा हुआ है तो उसको डेसीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए अब यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी इससे ये कैंसिल आउट होकर के फिर से ये इसके इक्विवेलेंट बनेगा। मतलब दोनों फार्मूले एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। जैसे वो पावर वाला फार्मूला पढ़ते हैं ना, P इक्वल टू 1/f और P इक्वल टू 100/f, दोनों इक्विवेलेंट है। अगर आप फोकल लेंथ मीटर में लिखते हैं तो ये फार्मूला है, लेकिन अगर फोकल लेंथ आपका सेंटीमीटर में है तो अब इसको इसके इक्विवेलेंट करने के लिए क्या करना होगा, ऊपर 100 आ गया है, अब सेंटीमीटर का मतलब क्या, अब ये मीटर से क्या होगा, मीटर से अगर आप इसको 100 सेंटीमीटर लिखते हैं तो ये तो 1/100 टाइम्स हो जाता है, इसीलिए यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई किया गया है। जब फोकल लेंथ मीटर से सेंटीमीटर में जाता है तो आपका फार्मूला इस तरीके का हो जाता है, पावर का 100/f हो जाता है। वही बात है, ये डेसीमीटर को अगर आप सेंटीमीटर में लिखेंगे, अगर आप लेंथ को सेंटीमीटर में लिखते हैं तो आपके पास ये फार्मूला हो जाएगा। ये थीटा भी डिग्री में रहता है और ये जो स्पेसिफिक रोटेशन है ये भी डिग्री में ही रहता है, ये भी डिग्री में ही रहता है। ठीक है, तो अब सवाल के ऊपर आते हैं और यहां पर आप देखिए कि आपको जो ऑप्टिकली एक्टिव मीडियम की जो मतलब ये ट्यूब की जो लेंथ दी हुई है वो है 200 मिलीमीटर, मतलब ना तो डेसीमीटर में और ना ही सेंटीमीटर में। अब आपके ऊपर चॉइस है कि आप इसमें से कौन सा फार्मूला यूज करना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर आप ये वाला फार्मूला यूज करना चाहते हैं तो आपको लेंथ को लिखना होगा डेसीमीटर में, ये वाला फार्मूला यूज करना चाहते हैं तो लेंथ को लिखना होगा सेंटीमीटर में। ठीक है, तो ये मिलीमीटर में है, इसको हमें डेसीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो डेसीमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे आपको पता ही होगा, आपको पता है ना, ये मिली सेंटी डेसी, मिली उसके बाद सेंटी और उसके बाद डेसी। तो 1 सेंटीमीटर में क्या होता है, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है और 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होता है ना। ये आपको पता है, यहां से यहां जाने पर 10 टाइम्स होता है ये। तो एक आप कह सकते हैं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, और इसी यहां से स्टार्ट करें अगर
तो 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। और अब सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है, फिर से 10 से 10 मिलीमीटर, तो कितना हो गया ये हो गया 100 मिलीमीटर, यानी 1 डेसीमीटर 100 मिलीमीटर के बराबर होता है। तो इस हिसाब से आप इस मिलीमीटर को डेसीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं 100 से डिवाइड करके। मिलीमीटर को डेसीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, तो ये कितना हो गया 200 मिलीमीटर का मतलब 2 डेसीमीटर, यानी आपके इस क्वेश्चन में एल की वैल्यू हो जाएगी 2, है ना। अगर आप ये पहला फार्मूला यूज कर रहे हैं तो एल की वैल्यू हो जाएगी 2, और दूसरा फार्मूला यूज करेंगे तो एल की वैल्यू हो जाएगी 20, है ना। 20 कर देंगे और ऊपर वाले 10 से फिर से कैंसिल होकर के 2 बन जाएगा। अगर आप सेंटीमीटर में लिखेंगे तो 20 सेंटीमीटर आएगा, तो 10 और 20 1/2 बन जाएगा। और सिर्फ अगर डेसीमीटर में लिखेंगे 2 आएगा तो 1/2 ऐसे डायरेक्टली आएगा। तो आपका S इक्वल टू हो गया क्या, S इक्वल टू S मतलब क्या, ये स्पेसिफिक रोटेशन है। स्पेसिफिक रोटेशन क्वेश्चन में दिया हुआ है 66 डिग्री, ये 66 डिग्री, और जो थीटा है रोटेशन है वो कितना है 11 डिग्री, ये 11 डिग्री है। और जो S है वो आपने निकाल लिया, सॉरी जो L है वो आपने निकाल लिया 200 मिलीमीटर, या आप इसको कर लीजिए 2 डेसीमीटर। ठीक है, ये सारी वैल्यूज को आप इस फार्मूले में रखिए तो आपको मिल जाएगा S की जगह पर S मतलब 66 इज इक्वल टू थीटा यानी 11 अपान में L मतलब 2 इंटू में C, इससे इसको कैंसिल करेंगे 6 और 6 इंटू 2 करेंगे 12, लेकिन C को इधर ले जाइएगा तो C इक्वल टू हो जाएगा 1/12। यानी आपको इस ऑप्टिकली एक्टिव मीडियम का कंसंट्रेशन मिल गया। और इसका यूनिट क्या होगा, अगर आपने ये फार्मूला या ये फार्मूला यूज किया है तो कंसंट्रेशन का यूनिट क्या है, ग्राम पर सीसी या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो ये हो गया 1/12 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये आपको मिल गया कंसंट्रेशन। अब क्वेश्चन में एक चीज और गिवन है कि अमाउंट आपसे पूछ रहे हैं और ये चीज दिया हुआ है कि जो सॉल्यूशन यहां यूज किया गया है उसका वॉल्यूम कितना है 40 सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर आपको इसका वॉल्यूम पता है सेंटीमीटर क्यूब में, 40 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम है, और इसका कंसंट्रेशन या डेंसिटी एक तरह से कह लीजिए वो पता है कितना है 1/12 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर आपको इसका कंसंट्रेशन पता है, इसका वॉल्यूम पता है, तो इसका आप मास बता सकते हैं, क्योंकि डेंसिटी इक्वल टू मास अपान वॉल्यूम या कंसंट्रेशन इक्वल टू मास अपान वॉल्यूम, तो कंसंट्रेशन C इज इक्वल टू मास अपान में वॉल्यूम, तो कंसंट्रेशन कितना है 1/12 है, और यूनिट वही है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यहां पर ये मास ग्राम में निकल के आएगा, अगर वॉल्यूम को हम सेंटीमीटर क्यूब में रखें कितना 40। ठीक है, तो 1/12 इज इक्वल टू m अपान में 40, और यहां से आप इसको सॉल्व करके m की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहां से m इज इक्वल टू हो जाएगा 40/12, और इसको आप डिवाइड कर दीजिए तो ये हो जाएगा, एक मिनट यहां पर एक मिस्टेक हुआ है, ये 40 नहीं है बल्कि ये क्वेश्चन में है 48, है ना। यहां पर 48 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो यहाँ टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, तो आप ये उसको 48 कर लीजिएगा, इसको डिवाइड कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा 4, और किस में आ जाएगा ये ग्राम में। यानी कि जो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस हमने यूज किया है उसका अमाउंट कितना होगा, क्वांटिटी कितनी होगी 4 ग्राम। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आप 48 कर लीजिएगा क्वेश्चन में। तो बस आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि इन दोनों फार्मूले में क्या सिमिलरिटी या डिफरेंस है। दोनों एक दूसरे के बिल्कुल इक्विवेलेंट है, जैसे बिल्कुल पावर वाले फार्मूले से ये कॉन्सेप्ट आप मैच करा सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना है कि ये आपका डेसीमीटर में यूज होगा, अगर लेंथ आप लिख रहे हैं तब यूज होगा, और ये सेंटीमीटर में लिखेंगे तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इस तरह का एक क्वेश्चन आपका होमवर्क है 13, क्वेश्चन नंबर 30 के बाद वो आएगा, तो वो क्वेश्चन आपको ट्राई करना है। और अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहे हैं कि फॉर इंसिडेंस एट ब्रूस्टर्स एंगल द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रेज इज। ब्रूस्टर एंगल के ऊपर, ब्रूस्टर एंगल का मतलब क्या, पोलराइजिंग एंगल के ऊपर। तो पोलराइजिंग एंगल के ऊपर रिफ्लेक्टेड रे और ट्रांसमिटेड या रिफ्रैक्टेड रे के बीच में कितना एंगल होता है। तो आपको पता है कि ब्रूस्टर एंगल के ऊपर लाइट इंसिडेंट होती है, तो ये रिफ्लेक्टेड रे होती है कंप्लीटली प्लेन पोलराइज्ड, जिसका वाइब्रेशन इसके बोर्ड के प्लेन के बिल्कुल परपेंडिकुलर दिखा रहे हैं। और जो यहाँ पर रिफ्रैक्टेड रे होता है वो होता है पार्शियली पोलराइज्ड, इसमें दोनों तरह के वाइब्रेशन होते हैं। और इस केस में इस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इस पोलराइजिंग एंगल के बीच में एक रिलेशन होता है जिसको ब्रूस्टर्स लॉ बोलते हैं, म्यू इक्वल टू 10 IP। और दूसरा ये कि रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, तो RP प्लस R इक्वल टू 90 डिग्री। ये दोनों कॉन्सेप्ट याद रखना है, इसको हम ब्रूस्टर्स लॉ बोलते हैं। तो रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे बिल्कुल परपेंडिकुलर होते हैं, तो इसके बीच का एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। तो इसमें कह रहे हैं कि 2 निकोल्स आर क्रॉस्ड टू ईच अदर, नाउ वन ऑफ देम इज रोटेटेड थ्रू 30 डिग्री,
व्हाट परसेंटेज ऑफ इंसिडेंट पोलराइज्ड लाइट विल पास थ्रू द सिस्टम। ठीक है, पहली बात तो इसमें एक करेक्शन है, आप इसको सही कर लीजिए, ये पोलराइज्ड नहीं बल्कि अनपोलराइज्ड लाइट है, यहां पर ध्रुवित की जगह पर कर लीजिए आप अध्रुवित। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो दो निकोल प्रिज्म है जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर थे कह लीजिए या क्रॉस्ड थे, यानी इनके जो ट्रांसमिशन एक्सिस है या ऑप्टिक एक्सिस है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो जैसे आप ये कह सकते हैं, जैसे ये आप दिखा दीजिए, एक को ऐसे, ये निकोल प्रिज्म हो गया, इसका ऑप्टिक एक्सिस ये, ट्रांसमिशन एक्सिस ये है। दूसरा जो निकोल प्रिज्म है वो बिल्कुल इसके साथ बिल्कुल परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर होने का मतलब इसका जो ऑप्टिक एक्सिस है वो इसके साथ बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, अगर आप इधर कोई अनपोलराइज्ड लाइट जिसकी इंटेंसिटी आई नॉट है, इसको आप अगर इसके ऊपर इंसिडेंट करेंगे तो ये लाइट जब इसमें से पास होगी तो जो इसके ट्रांसमिशन एक्सिस के पैरेलल वाइब्रेशन है सिर्फ वो बाहर निकलेंगे, बाकी सबको ये रोक देगा, तो इस तरह के वाइब्रेशंस बाहर आ जाएंगे। और आपको पता है कि अनपोलराइज्ड लाइट जब किसी पोलराइड से होकर के बाहर निकलता है तो उसकी इंटेंसिटी उसकी बिल्कुल हो जाती है आधी, यानी 50% बाहर निकलता है। और अब देखिए, अब ये जो पोलराइज्ड लाइट है जिसके इलेक्ट्रिक वेक्टर का वाइब्रेशन इस तरह से है बिल्कुल वर्टिकल, और इसका जो ट्रांसमिशन एक्सिस है वो है हॉरिजॉन्टल, तो इसमें से एक भी वाइब्रेशन बाहर नहीं निकलेगा, यानी फाइनली जो लाइट बाहर निकलेगी उसकी इंटेंसिटी हो जाएगी 0, शुरुआती कंडीशन। लेकिन लास्ट में ये बोल रहे हैं कि दूसरे वाले कंडीशन में अगर इन दोनों में से एक को 30 डिग्री से घुमा दिया जाए, तो अगर आप इनको 30 डिग्री से घुमा देते हैं, सपोज हम इसको 30 डिग्री से घुमा देते हैं, अभी ये बिल्कुल एक ऐसे है और दूसरा वाला हॉरिजॉन्टल है ऐसे, अगर हम इसको यहां से 30 डिग्री घुमा करके यहां पर पहुंचा दें, ये 30 डिग्री घुमा दिया हमने, तो अब इनके और इनके बीच का जो एंगल हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, 60 डिग्री, है ना। और ये क्या चीज है, ये किसका डायरेक्शन है, ये आप कह सकते हैं पहले वाले निकोल प्रिज्म के ऑप्टिक एक्सिस या ट्रांसमिशन एक्सिस का डायरेक्शन है, या ये कह सकते हैं कि पहले निकोल प्रिज्म से जो वाइब्रेशन बाहर निकले हैं उनके वाइब्रेशन का ये डायरेक्शन है, क्योंकि इसके बिल्कुल पैरेलल वाले ही तो बाहर निकलेंगे। तो चाहे आप इनका डायरेक्शन बोलिए इलेक्ट्रिक वेक्टर्स का, चाहे इनके ट्रांसमिशन एक्सिस का, दोनों का मतलब सेम है। ठीक है, तो जब घुमा देंगे आप तो अब क्या होगा, घुमाने के बाद क्या होगा कि ये अब कुछ सपोज कि इस तरह से सिचुएशन में आ गया है, ये इस तरह के सिचुएशन में आ चुका है, और अब इसके ऑप्टिक एक्सिस का ये डायरेक्शन है, और जो लाइट यहां से जा रही थी इसके ऊपर इंसिडेंट हो रही थी उसका वाइब्रेशन आप देखिए ना, उसके वाइब्रेशन का डायरेक्शन यही था। तो अब ये वाले लाइट के वाइब्रेशन और इसके ऑप्टिक एक्सिस के बीच अगर आप एंगल देखें तो ये एंगल हो चुका है 60 डिग्री, है ना, इसके और इसके बीच का एंगल हो चुका है 60 डिग्री। तो इसका मतलब अब यहां से जो लाइट निकल के आएगी उसका फार्मूला I = I0 cos स्क्वायर थीटा, मेलस का यूज करेंगे यहाँ पर। बस इतना है कि ये जो लाइट आ रही है इसकी इंटेंसिटी है I0/2, है ना, ये जो लाइट अब इंसिडेंट हो रही है इसकी वैल्यू है I0/2। तो यहाँ पर हम I0 नहीं लिखेंगे बल्कि I0/2 लिखेंगे, यहाँ पर I0/2 लिखेंगे, क्योंकि जो इसके ऊपर लाइट इंसिडेंट होती है उसकी इंटेंसिटी लिखनी होती है। तो जो लाइट इंसिडेंट हो रही है उसकी इंटेंसिटी I0/2 होगी, क्योंकि जो शुरुआत में चली थी वो I0 थी। तो I0/2 और इसमें से पास होने के बाद कितना निकलेगा बाहर, तो ये हो गया I0/2 इंटू कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, 60 डिग्री की वैल्यू 1/2, स्क्वायर करेंगे 1/4, सॉल्व करेंगे I0/8। यानी कि फाइनली अब जो लाइट बाहर निकल रही है वो इस अनपोलराइज्ड लाइट की इंटेंसिटी का 1/8 टाइम्स है, लेकिन आपको इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है। तो जो लाइट बाहर निकली उसकी इंटेंसिटी अपान में जितनी टोटल लाइट इंसिडेंट हो रही थी इनटू में 100, है ना, ये परसेंटेज में आप वैल्यू निकालने के लिए ये कर सकते हैं। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, आपको 100 को 8 से डिवाइड करना है, ये आ जाएगा 12.5%। ठीक है, यानी इसको घुमाने के बाद जो लाइट बाहर निकलेगी वो इनिशियल लाइट की इंटेंसिटी का 12.5% होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहे हैं कि अ रेक्टेंगुलर ग्लास प्लेट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इज यूज्ड एज अ पोलराइजर, द करस्पॉन्डिंग पोलराइजिंग एंगल विल बी, है ना, पोलराइजिंग एंगल। ये सवाल अभी पीछे आपने किया था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू की वैल्यू गिवन है, आपको आईपी की वैल्यू पता करनी है, तो म्यू = 10 IP, पोलराइजिंग एंगल पर बुस्टर्स लॉ का फार्मूला यूज करेंगे। तो ये 1.5 = 10 IP, और 1.5 से आपको पता चल रहा है कि 1.5 1.7 से कम है। 10 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, और √3 को हम 1.732 लिखते हैं, तो यानी 60 डिग्री से कम ये एंगल आएगा। तो यहाँ से हम इसको गेस कर सकते हैं कि ये 60 डिग्री से थोड़ा सा कम आएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है, सेम ही क्वेश्चन पीछे आपने किया था, 56.3 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। तो इसमें कह रहे हैं कि इफ द पोलराइजिंग एंगल फॉर अ मीडियम इज 60 डिग्री, व्हाट विल बी द क्रिटिकल एंगल बी। ठीक है, यानी आपको एक मीडियम के लिए, दो मीडियम के पेयर के लिए आपको पोलराइजिंग एंगल दिया हुआ है। पोलराइजिंग एंगल मतलब ऐसा एंगल जिस पर
रिफ्लेक्टेड लाइट कंप्लीटली प्लेन पोलराइज्ड होती है, उसको हम पोलराइजिंग एंगल बोलते हैं और उसकी वैल्यू गिवन है 60 डिग्री। तो आईपी इक्वल टू 60 डिग्री दिया हुआ है और आपको बताना है क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल आपको पता है, आपने शुरुआत में रिफ्रैक्शन टॉपिक जब पढ़ रहे थे तो वहां पर आपने देखा था क्रिटिकल एंगल वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है जिसके ऊपर रिफ्रैक्टेड जो रे होती है वो बिल्कुल इंटरफेस से होकर के पास होती है। इसी पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। तो करें किसी मीडियम के लिए अगर पोलराइजिंग एंगल, अब पता नहीं पोलराइजिंग एंगल इससे कम है कि इससे ज्यादा है कि इसके बराबर है, किसी पर्टिकुलर दो मीडियम के पेयर के लिए पोलराइजिंग एंगल जिसमें रिफ्लेक्टेड रे कंप्लीटली प्लेन पोलराइज्ड है, वो पोलराइजिंग एंगल आपको पता है, तो आपको इन दोनों मीडियम के लिए क्रिटिकल एंगल सी की वैल्यू बतानी है। तो आपको पता है कि पोलराइजिंग एंगल पर ब्रूस्टर्स लॉ से म्यू इक्वल टू tan IP और IP की वैल्यू 60 डिग्री रखेंगे तो tan 60 डिग्री इक्वल टू कितना, ये हो जाएगा आपका √3। इसका मतलब कि जो मीडियम यहाँ पर है इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने निकाल लिया, ये जो दो मीडियम का यहाँ पर पेयर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने निकाल लिया। और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको मिल गया उस मीडियम का, यानी रेयर मीडियम के रिस्पेक्ट में डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो म्यू इक्वल टू आपको पता है 1 होता है sin c। म्यू में म्यू का मतलब रेयर के रिस्पेक्ट में डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसकी वैल्यू √3 आपने कैलकुलेट करी है। तो ये फार्मूला अगर आपको याद है तो आप यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए, √3 इक्वल टू 1 sin c, यानी कि sin c इज इक्वल टू 1/√3, sin c इक्वल टू 1/√3। इसका मतलब c इज इक्वल टू हो जाएगा, क्योंकि ये साइन किसी की वैल्यू नहीं है तो साइन इनवर्स 1/√3, ये हो जाएगी क्रिटिकल एंगल की वैल्यू। ठीक है ना, साइन इनवर्स 1/√3 यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहे हैं कि रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स अ ग्लास प्लेट एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री इफ द रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रेज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर द इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ ग्लास इज। ठीक है, इसमें कह रहे हैं कि अगर एक लाइट एक ग्लास प्लेट से 60 डिग्री पर जाकर के टकराती है, 60 डिग्री पर टकराने का मतलब क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो 60 डिग्री है। और कह रहे हैं कि इस पर्टिकुलर केस में जो लाइट रे रिफ्लेक्ट हो रही है और जो रिफ्रैक्ट हो रही है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो यहां से क्लियर हो गया कि अगर ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं तो इसका मतलब ये कि ये एंगल कोई नॉर्मल एंगल नहीं बल्कि ये है आपका पोलराइजिंग एंगल, क्योंकि पोलराइजिंग एंगल के केस में ही रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तो इससे क्लियर होता है कि IP इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब यहां से आपको निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो म्यू इक्वल टू tan IP से आप निकालेंगे √3 आ जाएगा। तो यहां पर आप लिखेंगे ये √3 है ऑप्शन में, √3 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, है ना, म्यू इक्वल टू tan IP से। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में करेगा बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक्स अ पीस ऑफ ग्लास, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा लैंग्वेज बदला हुआ है। A beam of light strikes a piece of glass at an angle of incidence 60 degree and the reflected light beam is completely polarized। पिछली बार इन्होंने क्या हिंट दिया था कि जो रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज हैं वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। इससे पता चला कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया हुआ है वो एक्चुअल में पोलराइजिंग एंगल है। यहां पर क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां पर भी 60 डिग्री दिया हुआ है, लेकिन यहां पर इन्होंने हिंट दिया कि जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो कंप्लीटली पोलराइज्ड है। तो आपको ये भी पता है कि पोलराइजिंग एंगल पर ही ये होता है कि रिफ्लेक्टेड रे कंप्लीटली पोलराइज्ड होती है। आपने पीछे 5-6 सवाल कर लिए अभी तक, इतनी बार ये पूछा जा चुका है। तो फिर से वही वाली बात हो गई, म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan IP, यही फार्मूला बनेगा और आपको 60 डिग्री दिया हुआ है तो tan 60 डिग्री कितना हो जाएगा, √3, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दोनों क्वेश्चन सेम ही थे, बस उसमें हिंट ये था कि रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। यहाँ हिंट ये था कि जो रिफ्लेक्टेड है वो कंप्लीटली प्लेन पोलराइज्ड है। ठीक है, यानी ये सारे के सारे जो है पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन वाले टॉपिक से, ब्रूस्टर्स लॉ वाले टॉपिक से रिलेट करने वाले क्वेश्चंस हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि दो पोलराइड एक दूसरे के बिल्कुल क्रॉस्ड हैं। द परसेंट ऑफ इंसिडेंट अनपोलराइज्ड लाइट विच विल बी ट्रांसमिटेड ऑन रोटेटिंग वन पोलराइड बाय 60 डिग्री। ये भी क्वेश्चन पीछे आपने किया, उसमें 30 डिग्री रोटेट कर रहे थे तो एंगल बच रहा था 60 डिग्री, इसमें 60 डिग्री रोटेट कर रहे हैं तो एंगल बचेगा 30 डिग्री। तो सिंपल सी बात है कि पहले वाले से अगर ये अनपोलराइज्ड लाइट है I0, ये जब पास होगी इससे तो पास होने के बाद यहाँ पर जो लाइट की इंटेंसिटी मिलती है वो तो आपको पता है I0/2 है, और I0/2 वाली इंटेंसिटी वाला ये जो वाइब्रेशन है वो इस तरीके का है। और दूसरा वाला जो पोलराइड था वो इसके साथ पहले क्या था, अगर ये इस तरह से था, दूसरा वाला इसके साथ क्रॉस्ड था, लेकिन 60 डिग्री से घुमाने के बाद ये कुछ ऐसा हो जाएगा
कि ये अब इसके डायरेक्शन के साथ या कह लीजिए इसके डायरेक्शन के साथ कितना एंगल बनाएगा 30 डिग्री का। तो आप कह सकते हैं कि इसके और इसके बीच में अगर ऐसे दिखाएं तो ये एंगल अब 30 डिग्री हो चुका है। तो यहाँ पर जो लाइट निकलेगी उसका फार्मूला हो जाएगा इसके ऊपर इंसिडेंट होने वाली लाइट की इंटेंसिटी, जिसको हम I0/2 के इक्वल लिखेंगे, और उसके बाद हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, और थीटा में लिखेंगे 30 डिग्री। cos 30 की वैल्यू आपको पता है, ये होता है √3/2। तो √3/2 का स्क्वायर करेंगे 3/4 आएगा। 3/4 का मतलब ये 3/8 हो जाएगा। तो 3/8 I0 ये हो जाएगी निकलने वाली लाइट की इंटेंसिटी। लेकिन आपको ये परसेंटेज में बताना है, तो निकलने वाली लाइट की इंटेंसिटी इन परसेंट में हो जाएगा 3/8 I0 अपान इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी I0, और इनटू में हो जाएगा 100, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो 3 × 100/8, अभी 100/8 को सॉल्व किया था, 12.5% आया था। 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 37.5% हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको बस यही ध्यान रखना है कि एंगल जो है ये वाले वाइब्रेशन और इसके ट्रांसमिशन एक्सिस के बीच में लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। तो इसमें कह रहे हैं कि क्वार्ट्ज हैज रिफ्रैक्टिव इंडिसेस 1.553 एंड 1.544 रिस्पेक्टिवली। द थिकनेस ऑफ क्वार्टर वेव प्लेट, यहां पर वेव प्लेट होगा, क्वार्टर वेव प्लेट ऑफ क्वार्ट्ज फॉर सोडियम लाइट ऑफ वेवलेंथ 5890 एंगस्ट्रॉम इज। बिल्कुल सेम तरह का एक क्वेश्चन हमने शुरुआत में करा था, तो ये बिल्कुल वैसा ही है, तो इसको जल्दी से कर लेते हैं। इसमें देखिए आपको क्वार्ट्ज की बात करी जा रही है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है। इसका मतलब इसमें एक ई रे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एक ओ रे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। और क्वार्ट्ज जो है वो पॉजिटिव क्रिस्टल की कैटेगरी में आता है। तो पॉजिटिव क्रिस्टल का मतलब यही होता है कि जिसमें म्यू ई इज ग्रेटर देन म्यू ओ हो, है ना, जिसमें ई रे के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है ओ रे से, तो इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव क्रिस्टल। क्वार्ट्ज उसी का एग्जाम्पल है। तो इसका मतलब ये जो ज्यादा वाली वैल्यू है ये म्यू ई की वैल्यू है, और ये जो कम वाली वैल्यू है ये म्यू ओ की वैल्यू है। और लैम्डा आपको गिवन है, यहाँ पर ये लैम्डा की वैल्यू गिवन है। आपको बताना है क्वार्टर वेव प्लेट यानी चतुर्थांश तरंग पट्टिका की चौड़ाई पता करनी है या मोटाई पता करनी है। तो इसके लिए फार्मूला हो जाएगा डेल्टा म्यू डी यानी ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू λ/4, यानी कि डी इक्वल टू हो जाएगा λ/4 डेल्टा म्यू। डेल्टा म्यू का मतलब यहाँ पर म्यू ई माइनस म्यू ओ से है। ठीक है, सारी वैल्यूज हम रखेंगे। 5890 एंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻10 करेंगे तो मीटर में आ जाएगा। अपान में ये 4 और इन दोनों का डिफरेंस है, इन दोनों का डिफरेंस करेंगे 44 है 53 है, यानी कि 6 + 3 9, यानी कि 0.009। ठीक है, और आप इसमें डेसिमल को हटाइए, 9 × 4 करिए 36 हो जाएगा। तो 5890 × 10⁻10 मीटर में है पूरा कैलकुलेशन अभी तक, और ये 36 × 10⁻3 हो जाएगा। तो ये -3 ऊपर जाकर के उसको -7 कर देगा, और इसको इससे डिवाइड कर लीजिएगा, हमने पहले कर रखा है, आप कर लीजिएगा 163.6 इंटू, अब यहाँ से आ जाएगा 10⁻⁻7, और ये पूरा आंसर अभी मीटर में है। इसको अगर हम लिखें 1.63 तो यहाँ से 10⁻2 और बचेगा जो इसको 10⁻5 मीटर बना देगा, और ये मीटर में है, इसको सेंटीमीटर नहीं मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है 100 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, यानी कि 1 मीटर इक्वल टू 10⁻3 सेंटीमीटर। तो इसको 10⁻3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा 10⁻3 से मल्टीप्लाई करने के बाद। तो 10⁻3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2 हो जाएगा। तो 1.63 × 10⁻2 और मिलीमीटर, है ना, ये आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24। इसमें कह रहे हैं कि इन डब्ल्यू रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल्स ऑफ लेंथ स्मॉल एल, इफ VO and VE are velocities of ordinary and extraordinary rays and period of vibration is t। इसके बाद इसको काट दीजिए, और यहां पर लिखना है आपको फेज डिफरेंस, आपको पता करना है फेज डिफरेंस ऑफ ई रे एंड ओ रे। ठीक है ना, फेज डिफरेंस ऑफ ई रे एंड ओ रे। तो ई रे और ओ रे के बीच का अगर आपको फेज डिफरेंस पता करना है तो आपको उसके लिए ई रे और ओ रे के बीच का पाथ डिफरेंस पता होना चाहिए, है ना, ई रे और ओ रे के बीच का पाथ डिफरेंस पता होना चाहिए। तो यहां पर VO और VE गिवन है, दोनों की वेलोसिटीज गिवन है। तो सबसे पहले आप निकालिए ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस यानी डेल्टा म्यू डी। अब अगर आपको पता होता कि ये क्वार्टर वेव प्लेट है या हाफ वेव प्लेट है तो उसके हिसाब से आप इसको λ/4 या λ/2 के इक्वल लिख देते। इसमें ऐसा नहीं पता है, तो आपको इस जनरल वैल्यू को ही निकालना पड़ेगा, डेल्टा म्यू इंटू डी को। ठीक है, तो डेल्टा म्यू इंटू डी आप निकालिए। डेल्टा म्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डेल्टा म्यू का मतलब है यहाँ पर म्यू ई और माइनस में म्यू ओ और इंटू में डी। ये क्या है, ये है ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस। ठीक है ना, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस।
और एक फार्मूला आपको पता है म्यू इज इक्वल टू होता है सी अपान में वी, म्यू इक्वल टू होता है सी अपान में वी, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं म्यू ई की जगह पर सी अपान। अच्छा एक चीज यहाँ पर देखिए वी ओ माइनस वी ई, तो ऐसा करते हैं यहाँ पर हम ओ वाले को पहले लिखते हैं, ई वाले को बाद में लिखते हैं। मतलब हम ये मान के चलते हैं कि ये निगेटिव क्रिस्टल की बात हो रही है, तो निगेटिव क्रिस्टल में ओ वाला टर्म पहले होता है, ई वाला बाद में, क्योंकि ऑप्शन में ओ पहले है ई बाद में। तो म्यू ओ माइनस म्यू ई, तो ये हो जाएगा सी अपान वी ओ माइनस में सी अपान वी ई के। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, और इनटू में डी, जो डी है वो किसके इक्वल हो जाएगा, क्रिस्टल की जो लेंथ है वो एल है, तो डी की जगह पर हम यहाँ पर एल लिख देंगे। ये मिल गया हमें ई रे और ओ रे के बीच का ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस। लेकिन हमें पाथ डिफरेंस नहीं बल्कि फेज डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो फेज डिफरेंस के लिए और पाथ डिफरेंस के बीच का रिलेशन क्या होता है, आपको पता है कि कलांतर या फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू में होता है पथांतर यानी डेल्टा एक्स की। तो पथांतर यहाँ पर रख दीजिए, तो ये हो जाएगा कलांतर यानी 2 पाई बाई लैम्डा, और इंटू में ये जो पाथ डिफरेंस आया है वो है सी अपान में वी ओ माइनस सी अपान में वी ई, और बाहर हो जाएगा एल। यहाँ से आप सी को कॉमन करके बाहर निकाल सकते हैं, तो ये बन जाएगा 2 पाई और ये एल भी साथ में आ जाएगा, तो एल सी और अपान में लैम्डा, ब्रैकेट में आएगा 1 अपान वी ओ माइनस में 1 अपान वी ई के। ठीक है, और देखिए यहाँ पर सी एल और लैम्डा इतना लिखा हुआ है, और कैपिटल टी जो है वो टाइम पीरियड है, कैपिटल टी जो है वो पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है। तो आपको पता है कि सी और लैम्डा को हम चाहें तो टी के टर्म में लिख सकते हैं, सी और लैम्डा को हम चाहें तो टी के टर्म में कैसे लिख सकते हैं। देखिए ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा, v इज इक्वल टू एन इंटू में लैम्डा। v मतलब स्पीड ऑफ वेव, n मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, और लैम्डा मतलब उसकी वेवलेंथ। ये फार्मूला पता है, v इक्वल टू एन इंटू लैम्डा। यहाँ लाइट की बात चल रही है तो v की जगह पर हम c लिख रहे हैं, है ना, c लिख रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर लिखे रहे हैं फ्रीक्वेंसी n और यहाँ पर लैम्डा। लेकिन इस क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी नहीं मतलब पीरियड ऑफ वाइब्रेशन दिया हुआ है, तो फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के बीच का ये रिलेशन होता है फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 अपान पीरियड। तो यानी यहाँ पर 1 अपान कैपिटल टी लिखेंगे, तो सी इक्वल टू 1 अपान कैपिटल टी इंटू में लैम्डा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि टी की वैल्यू हो जाएगी कितनी, टी को इधर ले जाइएगा, लैम्डा इधर आ जाएगा, तो लैम्डा बाई सी को हम कैपिटल टी बोल सकते हैं। तो ये जो ऊपर वाला सी है इसको हम इसके लैम्डा के अपान में भी लिख सकते हैं, है ना, यहाँ से हटा करके लैम्डा के अपान में लिख सकते हैं। तो यानी ये हमारा एक्चुअल में लैम्डा अपान सी जो बन रहा है वो किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर टी के इक्वल हो जाएगा। या ऐसे देख लीजिए, ऐसे देख लीजिए, यहाँ पर टी इक्वल टू लैम्डा बाई सी है, यहाँ लिखा हुआ सी बाई लैम्डा, तो हम यहाँ से सी बाई लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे, तो सी बाई लैम्डा की वैल्यू 1 अपान टी के इक्वल हो जाएगा। तो इसकी जगह पर 1 अपान टी रखिएगा, तो ये हो जाएगा 2 पाई स्मॉल एल अपान में टी, ब्रैकेट में 1 अपान वी ओ माइनस में 1 अपान वी ई के। ये हो जाएगा ई रे और ओ रे के बीच का फेज डिफरेंस। ठीक है, ई रे और ओ रे के बीच का फेज डिफरेंस। तो जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट है, लेकिन यहाँ बाई मिस्टेक एल छूट गया, तो यहाँ स्मॉल एल हो जाएगा। तो 2 पाई एल अपान में टी 1 अपान वी ओ माइनस 1 अपान वी ई के। ठीक है, तो यहाँ पर कई सारे फार्मूले यूज हुए हैं, आपको सबको ध्यान रखना है। ये वेव के लिए फार्मूला जो होता है ये आपको ध्यान रखना है। बाकी ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस का जनरल फार्मूला ये होता है। इसी को हम क्वार्टर वेव प्लेट और हाफ वेव प्लेट के केस में लैम्डा बाई 4 और लैम्डा बाई 2 के इक्वल करते हैं। ठीक, चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। इसमें करें फॉर अ लाइट ऑफ गिवन वेवलेंथ रोटेशन ऑफ प्लेन ऑफ पोलराइजेशन बाई एन ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस इज। किसी भी ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस के अंदर जब हम लाइट को पास करते हैं गिवन वेवलेंथ की, तो जो उसका रोटेशन होता है, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन जितने एंगल से रोटेट होता है, वो रोटेशन किसके ऊपर डिपेंड करता है और कैसे डिपेंड करता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव सब्सटेंस, inversely proportional to the length of optically active substance, depending only on nature of the optically active substance। ठीक है, इसके लिए सीधे सीधे मैथमेटिकली आप ये फार्मूला देखिए कि स्पेसिफिक रोटेशन s इज इक्वल टू थीटा अपान एल इंटू सी होता है। स्पेसिफिक रोटेशन जो s है वो यहाँ पर एक कांस्टेंट है। हमें देखना है कि प्लेन ऑफ पोलराइजेशन कितने एंगल से रोटेट हुआ है, यानी थीटा के बारे में पता करना है। तो थीटा इक्वल टू एस इंटू एल इंटू सी हो जाएगा। एस यहाँ पर कांस्टेंट है, यानी कि आप कह सकते हैं थीटा प्रोपोर्शनल टू एल एंड थीटा प्रोपोर्शनल टू सी। मतलब कि जो आपका ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस है उसके कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और उसके अंदर जो जितने ट्यूब के अंदर जितनी लेंथ तक वो मटेरियल भरा हुआ है उसके लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए देखिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। ये आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और एस जो है यहाँ पर कांस्टेंट है जिसको हम स्पेसिफिक रोटेशन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 26 इसमें करें निकोल प्रिज्म किस लिए यूज होता है, तो ये भी हमने शुरुआत में ही आपको मेंशन कर दिया। निकोल प्रिज्म डबल रिफ्रैक्शन के प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है और ये प्लेन पोलराइज लाइट को प्रोड्यूस करने के लिए भी और उसको एनालाइज करने के लिए भी प्रयोग किया जाता है, यानी प्रोडक्शन एंड एनालिसिस ऑफ पोलराइज्ड लाइट दोनों काम करता है, पोलराइजर और एनालाइजर दोनों का काम करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 27। इसमें कह रहे हैं कि सनलाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ लेक इज 100% पोलराइज्ड, यानी किसी झील से, ये कोई झील है, इसके ऊपर सनलाइट, ये सन से लाइट आ रही है और ये जब रिफ्लेक्ट हो रही है तो जो रिफ्लेक्टेड वाली लाइट है वो 100% पोलराइज्ड है, यानी कंप्लीटली प्लेन पोलराइज्ड लाइट है जो इधर बाहर वापस आ रही। द एंगल बिटवीन द सन एंड होरिजन, यहां पर हो जाएगा होरिजन, HORI, होरिजन यानी क्षितिज या क्षैतिज। तो एंगल बिटवीन द सन एंड होरिजन एट दैट इंस्टेंट इज, ठीक है। तो आपको सन और हॉरिजॉन्टल के बीच का एंगल बताना है। तो सन और हॉरिजॉन्टल के बीच का एंगल, ये सन हो गया, सन से चलने वाली लाइट, और ये हॉरिजॉन्टल हो गया, होरिजन हो गया, यानी ये वाला एंगल हमें पता करना है। ठीक है, और रिफ्लेक्टेड रे अगर कंप्लीटली प्लेन पोलराइज्ड है तो आप समझ ही रहे हैं कि इसका मतलब कि ये ब्रूस्टर्स लॉ वाली जो कंडीशन होती थी उन कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रही है। इसका मतलब जो यहाँ पर एक्चुअल में एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो पोलराइजिंग एंगल है ना, ये पोलराइजिंग एंगल है। तो इसमें क्या क्या गिवन है, इसमें आपको म्यू की वैल्यू गिवन है, जो यहाँ पर मतलब ये वाटर है झील में, ये वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको गिवन है, म्यू की वैल्यू कितनी, म्यू इज इक्वल टू 1.33 की। और यहाँ पर चूंकि ये पोलराइजिंग एंगल का केस बन रहा है तो यहाँ पर हम ब्रूस्टर्स लॉ का फार्मूला यूज कर सकते हैं, म्यू इज इक्वल टू 10IP। तो 10IP इज इक्वल टू 1.33 हो जाएगा, तो IP इक्वल टू हो जाएगा 10 इनवर्स 1.33 के, है ना। और 10 इनवर्स 1.33 का मतलब क्या, ये है आपका 53.06, जैसा कि एक न्यूमेरिकल भी पीछे किया हमने, है ना, लेकिन वो ग्लास वाला केस था, उसमें आया था 57.06 करके। तो ये आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 53.06 डिग्री, किसकी वैल्यू, IP की वैल्यू, पोलराइजिंग एंगल की वैल्यू। और हमें पूछा है कि सन और हॉरिजॉन्टल या हॉरिजन के बीच का एंगल, यानी हमें एक्चुअल में ये वाला एंगल पता करना है, ये वाला। तो ये टोटल एंगल जो होता है वो होता है 90 डिग्री, इसमें से ये पोलराइजिंग एंगल हमें मिल चुका है। तो जो थीटा वाली जो वैल्यू ये पूछ रहे हैं सन और हॉरिजॉन्टल के बीच का एंगल, वो हो जाएगा 90 माइनस 53.06। तो 53 यानी कि 53 ये है, तो यानी बचेगा 37, लेकिन उसमें से 0.6 घटा देंगे तो ये बन जाएगा 36.94 डिग्री। ये हो जाएगा सन और हॉरिजन के बीच का एंगल। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन भी नहीं दिया हुआ है जो कि गलत है, यहाँ पर ये ऑप्शन जो है दूसरे क्वेश्चन का हो गया है, तो यहाँ पर होगा 36.94 डिग्री, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ये आंसर लिखने में टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28। इसमें करेंगे व्हेन अ सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट आफ्टर पासिंग थ्रू क्वार्टर वेव प्लेट इज एग्जामिन्ड थ्रू अ रोटेटिंग निकोल द इमर्जेंट लाइट वुड हैव शोन। ठीक है, अगर एक सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट को पहले क्वार्टर वेव प्लेट से पास करें, फिर निकोल प्रिज्म से उसको रोटेट करके चेक करें, तो इसमें से कौन सी कंडीशन देखने को मिलेगी, है ना। देखिए, अगर आप सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट या फिर इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट की बात करते हैं, इनको जब आप किसी क्वार्टर वेव प्लेट से, हमने ये पूरा डिटेल में डिस्कस किया हुआ है एनालिसिस करने का इसका तरीका, कि कोई भी लाइट आपका प्लेन पोलराइज्ड है, इलिप्टिकली पोलराइज्ड है, सर्कुलरली पोलराइज्ड है, पार्शियली पोलराइज्ड है, ये सारा कुछ, या अनपोलराइज्ड है, ये सारा एनालिसिस करने का तरीका हमने डिटेल में सप्लीमेंट्री लेक्चर में बताया है। आप उसको एक बार देख लीजिए, पूरा चार्ट आपका तैयार हो जाएगा। इस तरह का कोई भी कंडीशन बना करके सवाल पूछेंगे आप उसको कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर पर्टिकुलरली जो आपके एग्जाम में पूछा गया हम उसको सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे तो अगर देखा जाए तो फिर तो ये पूरा चार्ट दोबारा से ही बताना चाहिए, लेकिन वो बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा, तो आपका टाइम बर्बाद ना हो, इसलिए हम सिर्फ इस क्वेश्चन तक सीमित रखते हैं। बाकी चीजों के लिए आप सप्लीमेंट्री लेक्चर देख लीजिए, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो सर्कुलरली पोलराइज्ड और इलिप्टिकली पोलराइज्ड को जब हम क्वार्टर वेव प्लेट से पास करते हैं तो ये बन जाता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट का मतलब जिसमें जो वाइब्रेशन है वो सिर्फ एक ही प्लेन में होता है। सपोज इस तरह की कंडीशन बन गई, है ना, इस तरह की कंडीशन बन गई, ऐसी वाली प्लेन पोलराइज्ड लाइट मिल गई। अगर आप इसको या इसको इससे पास करते तो ये बन जाता है। और इसको अब आप आगे पास करेंगे एक निकोल प्रिज्म से, और निकोल प्रिज्म को आप कर रहे हैं रोटेट। अब देखिए, अगर निकोल प्रिज्म आपका ऐसा है तब तो ठीक है, पूरा वाइब्रेशन पास होगा, लेकिन निकोल प्रिज्म को जब आप रोटेट करेंगे 90 डिग्री से रोटेट कर देंगे, तो 90 डिग्री से रोटेट करने के बाद आपका निकोल प्रिज्म इस कंडीशन में चला जाएगा, और इस कंडीशन में इसका जो ट्रांसमिशन एक्सिस का डायरेक्शन है और इलेक्ट्रिक वेक्टर का वाइब्रेशन का जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल परपेंडिकुलर हो गया, कोई भी वाइब्रेशन बाहर नहीं निकलेगा, यानी कि मिनिमम इंटेंसिटी आपको क्या मिल जाएगी, 0, है ना।
तो मिनिमम इंटेंसिटी बाहर क्या मिलेगी, जीरो मिलेगी। तो द वाइब्रेशन ऑफ इंटेंसिटी विथ मिनिमम नॉट जीरो, नहीं ये गलत है। नो वेरिएशन इन इंटेंसिटी विथ मिनिमम, नहीं ये भी नहीं है। द वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी विथ मिनिमम जीरो, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा कि इंटेंसिटी में एक तो वेरिएशन आएगा और वेरिएशन में भी एक कंडीशन ऐसी भी आएगी जिसमें इंटेंसिटी जीरो हो जाएगी। और 90 डिग्री के बाद फिर रोटेट करेंगे तो इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, 180 वाले केस में फिर से मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, तो ये केस था आपका सर्कुलरली पोलराइज्ड या इलिप्टिकली पोलराइज्ड को डिटेक्ट करने एनालाइज करने का तरीका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 2 क्वेश्चन और हम यहाँ पर करने वाले हैं, उसके बाद के जो 5 क्वेश्चन है वो आपके होमवर्क हैं, उनको आप सॉल्व कर लीजिएगा। जो भी आंसर आते हैं आप उसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 28 हो गया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। द थिकनेस ऑफ द प्लेट इज, ठीक है, यानी कि एक क्वार्ट्ज प्लेट को काटा गया है, इस तरीके से काटा गया है लैम्डा वेवलेंथ के लिए कि वो किसकी तरह काम करे, हाफ वेव प्लेट की तरह काम करे। तो आपको बताना है कि हाफ वेव प्लेट की जो थिकनेस है उसकी वैल्यू क्या होगी, उसके लिए कौन सा एक्सप्रेशन इसमें से सही। तो आपको पता है कि हाफ वेव प्लेट की थिकनेस निकालने के लिए डी कह लीजिए या टी कह लीजिए, इसके लिए फार्मूला है लैम्डा अपान में 2, और यहाँ पर हम लिखते हैं म्यू ई और म्यू ओ का के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस, जिसको हम बायर फ्रिंजेंस भी बोलते हैं, है ना, बायर फ्रिंजेंस। तो यहाँ पर म्यू ई माइनस म्यू ओ करें या फिर म्यू ओ माइनस म्यू ई करें, ये भी एक सवाल है। और यहाँ जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो ऐसे ही ऑप्शन है, यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं आप देखें, यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन बिल्कुल सेम थे, बस इतना था ये म्यू ओ माइनस म्यू ई है और यहाँ पर होगा म्यू ई माइनस म्यू ओ। अब लड़ाई ऑप्शन बी और ऑप्शन डी की है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो जैसा कि हमने शुरुआत में आपको बताया कि यहाँ ब्रैकेट में हम इन दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का पॉजिटिव डिफरेंस ही लेते हैं, लेकिन किसी क्रिस्टल के केस में म्यू ई ज्यादा होता है म्यू ओ से तो ये लिखना पड़ता है, और किसी क्रिस्टल में म्यू ओ ज्यादा होता है म्यू ई से तो ये वाला लिखना पड़ता है। और ये चीज के लिए हमने क्लासिफिकेशन आपको बताया कि जो यूनी क्रिस्टल होते हैं आपके पास, एन आइसोट्रोपिक जो क्रिस्टल होते हैं वो यूनी क्रिस्टल और बाई क्रिस्टल होते हैं। यूनी क्रिस्टल में अगर हम जाएं तो उसमें 2 कैटेगरी बनती है, उसमें एक होता है आपका पॉजिटिव क्रिस्टल और दूसरा होता है निगेटिव। पॉजिटिव क्रिस्टल उसको बोलते हैं जिसमें म्यू ई ज्यादा होता है म्यू ओ से, इसका एग्जाम्पल है आपका क्वार्ट्ज, है ना, इसका एग्जाम्पल है क्वार्ट्ज। और निगेटिव क्रिस्टल उसको बोलते हैं जिसमें म्यू ओ ज्यादा होता है म्यू ई से, इसका एग्जाम्पल है आपका कैल्साइट और टूरमैलिन, है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन में छोटा सा यहाँ पर हिंट दिया हुआ है क्वार्ट्ज, और क्वार्ट्ज का मतलब ये कि ये पॉजिटिव क्रिस्टल है और पॉजिटिव क्रिस्टल है तो म्यू ई ज्यादा होगा म्यू ओ से, इसका मतलब डेल्टा म्यू की जगह पर म्यू ई माइनस म्यू ओ होना चाहिए, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट नहीं होगा। ये करेक्ट हो सकता था अगर इस क्वार्ट्ज की जगह पर क्या लिख दिया जाता, कैल्साइट, तो ये करेक्ट हो जाता, या फिर लिख दिया जाता क्या, टूरमैलिन, तो भी ये करेक्ट हो जाता, क्योंकि ये कैल्साइट और टूरमैलिन निगेटिव क्रिस्टल होते हैं और उसके केस में ये बनता है। ठीक है, तो ये चीज आपको इतनी बारीकी से ध्यान देना होगा कि क्वार्ट्ज चल रहा है, कैल्साइट चल रहा है, टूरमैलिन चल रहा है, वो नॉमेनक्लेचर भी आपको देखते चलना है। ठीक है, चलिए अब आज की इस क्लास का हम लास्ट क्वेश्चन जो हमें बताना है वो हम आपको बता दें कि इफ इन वन कंप्लीट रोटेशन ऑफ द निकोल प्रिज्म नो वेरिएशन इन इंटेंसिटी इज ऑब्जर्व्ड फॉर द ट्रांसमिटेड लाइट, देन द इंसिडेंट लाइट मस्ट बी विच वन ऑफ द फॉलोइंग। अगर कह रहे हैं कि एक कंप्लीट रोटेशन के बाद निकोल प्रिज्म के ऊपर जो लाइट आप डाल रहे हैं, अगर उस निकोल प्रिज्म को एक पूरा रोटेशन कराएं और रोटेशन कराने के बाद नो वेरिएशन इन द इंटेंसिटी, अगर इंटेंसिटी में कोई वेरिएशन नहीं हुआ तो इसमें से कौन सी कंडीशन सही होगी। ठीक है, देखिए इसमें आप ध्यान रखें कि अगर आप निकोल प्रिज्म के ऊपर, अगर आप निकोल प्रिज्म के ऊपर अननोन लाइट को इंसिडेंट कर रहे हैं तो 3 कंडीशन बनती है। 3 कंडीशन क्या बनती है, एक तो वो कंडीशन बनती है जिसमें जो लाइट बाहर निकलती है उसमें कोई भी चेंज नहीं होता है, कोई भी वेरिएशन नहीं होता है। एक वो केस होता है जिसमें वेरिएशन होता है लेकिन इंटेंसिटी कभी भी 0 नहीं होती है, और एक वो केस होता है जिसमें इंटेंसिटी में वेरिएशन तो होता है लेकिन इंटेंसिटी भी 0 हो जाती है एक पर्टिकुलर केस में। ठीक है, अब ये जो केस बनता है कि कोई भी इंटेंसिटी में अगर आप ऐसी लाइट यहां पर डाल रहे हैं निकोल प्रिज्म के ऊपर और निकोल प्रिज्म को रोटेट कर रहे हैं कि इंटेंसिटी में कोई वेरिएशन ही नहीं हुआ, इसका मतलब जो लाइट इंसिडेंट हो रही थी वो लाइट कैसी थी, वो लाइट आपकी थी अनपोलराइज्ड, या फिर आप इसको कह सकते हैं सर्कुलरली पोलराइज्ड। ठीक है, तो एक तो ये हो गया।
कि अगर वो अनपोलराइज्ड या सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट है तो निकोल प्रिज्म को घुमाने पर इंटेंसिटी में कोई वेरिएशन नहीं आएगा। दूसरा देखिए, अगर इंटेंसिटी में वेरिएशन हो रहा है लेकिन मिनिमम इंटेंसिटी कभी भी जीरो नहीं हो रही है, इसका मतलब ये लाइट हो सकती है आपकी पार्शियली पोलराइज्ड या फिर इलिप्टिकली पोलराइज्ड। ठीक है। और तीसरा केस ये है कि अगर निकोल प्रिज्म को घुमाने पर इंटेंसिटी बदल रही है और एक कंडीशन में, एक पर्टिकुलर कंडीशन में इंटेंसिटी मिनिमम जीरो भी हो रही है, इसका मतलब कि जो लाइट आ रही थी वो लाइट थी प्लेन पोलराइज्ड, है ना। अब देखिए, इसमें अगर डिफरेंस करना है कि ये अनपोलराइज्ड है कि सर्कुलरली पोलराइज्ड है, तो इसकी आगे क्वार्टर वेव प्लेट का कॉन्सेप्ट। इसमें अगर डिफरेंशिएट करना है कि ये पार्शियली पोलराइज्ड था कि इलिप्टिकली पोलराइज्ड था, इसमें भी आपका क्वार्टर वेव प्लेट का पूरा कॉन्सेप्ट है ना। तो उसके लिए आप डिटेल में सप्लीमेंट्री लेक्चर देख लीजिए। यहां पर निकोल प्रिज्म तक हमें सीमित रहना है। तो निकोल प्रिज्म के ऊपर अगर हम अननोन कोई लाइट इंसिडेंट करें तो ये तीन संभावनाओं में से कोई एक संभावना हो सकती है कि इंटेंसिटी ना ही बदले, या इंटेंसिटी बदले लेकिन कभी जीरो ना हो, या इंटेंसिटी बदले और जीरो भी हो जाए। तो ये केस में वो लाइट हो सकती है अनपोलराइज्ड या सर्कुलरली, ये केस में हो सकता है पार्शियली पोलराइज्ड या इलिप्टिकली पोलराइज्ड, और ये केस में हो जाता है प्लेन पोलराइज्ड। तो यहां पर आपको देख लेना है कि इंटेंसिटी में कोई वेरिएशन नहीं आया, तो इसका मतलब कि जो इंसिडेंट लाइट थी वो थी आपकी क्या, अगर कोई भी इंटेंसिटी में कोई वेरिएशन नहीं आया तो लाइट आपकी अनपोलराइज्ड या सर्कुलरली हो सकती है। तो यहां पर देखिए अनपोलराइज्ड नहीं दिया हुआ है, सर्कुलरली पोलराइज्ड दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब आपको आपका होमवर्क दे देते हैं। अब आगे के जो 5 क्वेश्चन है इसको आप ध्यान से देख लीजिए, इसको आपको कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहे हैं कि इफ अनपोलराइज्ड लाइट ऑफ इंटेंसिटी आई नॉट फॉल्स ऑन अ पोलराइजर एंड एंगल बिटवीन पोलराइजर एंड एनालाइजर इज 60 डिग्री देन द इंटेंसिटी ऑफ इमर्जेंट लाइट इज। यदि ध्रुवक पर आपतित अध्रुवित प्रकाश की तीव्रता आई नॉट हो और ध्रुवक और विश्लेषक के बीच का कोण 60 डिग्री हो तो निर्गत प्रकाश की तीव्रता कितनी होगी। ठीक है, एक क्वेश्चन ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, लॉ ऑफ मेलस इज, मेलस लॉ का फार्मूला इसमें से कौन है। तो इतने क्वेश्चन किए हैं, ये तो ऐसे ही बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दी ऑप्टिकल रोटेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर सॉल्यूशन, लेंथ एल स्मॉल एल है, लेंथ स्मॉल एल ऑफ अ 5% सॉल्यूशन इज 20 डिग्री, लेंथ ऑफ 10% ऑफ दैट सॉल्यूशन व्हिच प्रोड्यूसेस द ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ 35 डिग्री विल बी, है ना। यहां पर एक चीज ध्यान रखें, ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर रहा होगा, ये 1 के जैसा दिख रहा है लेकिन ये एल है, स्मॉल एल है। ऑप्शन में भी हर जगह लास्ट में ये स्मॉल एल लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये स्मॉल एल लिखा हुआ है, ये 2L है। तो आपको ये बताना है कि शुरुआत में जब लेंथ थी स्मॉल एल, लेंथ स्मॉल एल थी तो 20 डिग्री का रोटेशन हो रहा था, 5% सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन था। अगर सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन 5 की बजाय 10 कर दे और उसमें जो रोटेशन हो रहा है वो 20 डिग्री की बजाय 35 डिग्री कराना हो, तो ऐसे में जो ट्यूब की लेंथ है, जो आपका ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस है, उसकी जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, ये आपको बताना है। ठीक है, ये आपका अगला क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, द रिफ्लेक्टेड एट द सरफेस ऑफ ग्लास विल बी हाईली पोलराइज्ड व्हेन इंसिडेंट एट द ग्लास सरफेस एट एन एंगल ऑफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो एक्चुअल में इसी का हिंदी है, बाई मिस्टेक वो अगला क्वेश्चन बन गया। तो ये कह रहे हैं कि प्रकाश का ध्रुवण महत्तम होगा, यानी पोलराइजेशन सबसे ज्यादा होगा जब इसे कांच की सतह पर कितने आपतन कोण से डाला जाएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो कि सबसे ज्यादा पोलराइजेशन हो जाए लाइट का, तो 57 डिग्री, 67 डिग्री, 53 डिग्री और 37 डिग्री। ठीक है, तो ये पास्ट क्वेश्चन है आज की इस क्लास के आपके होमवर्क, इनको आप सॉल्व कर लीजिएगा। जो भी आंसर आते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। तो आपका इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन, वेव ऑप्टिक्स के ये 3 टॉपिक कंप्लीट हो गए, तीनों टॉपिक कंप्लीट हो गए। अब एक पूरे ऑप्टिक्स यूनिट का लास्ट टॉपिक आपका बचा हुआ है लेजर, जिसको हम अगली क्लास में कवर करेंगे। और लेजर को कंप्लीट करने के बाद आपका जो टीजीटी पीजीटी का टेस्ट सीरीज है उसको हम अनाउंस कर देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी आप लोग पढ़ाई करते रहें और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।